हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। यार मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होंगे और जो आपकी पढ़ाई है वो सुपर से ऊपर लेवल की चल रही होगी। तो एक और शानदार लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज जो है मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का लेक्चर थर्ड आपको पढ़ाऊंगा। आज आपको क्या क्या पढ़ना है। आपको याद होगा लेक्चर टू तक जो है हमने आपका एंड्रोशियम का पूरा स्ट्रक्चर आपको बता दिया था, यानी कि स्टेमिन का, ठीक। और मैंने जो है आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस भी पढ़ा दी थी। अब हमारे जो है कुछ टॉपिक बच गए थे, जैसे कि आपका पोलन एलर्जी, पोलन बैंक। पोलन को आप एज अ फूड सप्लीमेंट भी क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, ठीक है। और पोलन बायबिलिटी, ये जो है हमारे टॉपिक्स रह गए थे। बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, लगभग 15 to 20 मिनट्स में ये हम एंड कर देंगे। उसके बाद हम शुरू करेंगे बच्चा गाइनोशियम। और जो गाइनोशियम का शुरुआत का पार्ट आपका दे रखा है वो दे रखा है आपका मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वाला, बट हम फिर से उसको एक्सप्लेन आपका कर देंगे, राइट। और देन उसके बाद आ जाता है बच्चा आपका पिस्टिल। हमें जो है कार्पल कहो पिस्टिल कहो, उसका जो है क्या करना है, उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ना है। देन हम जो है फिर अंदर जाएंगे और ओव्यूल के बारे में जो है आज पढ़ेंगे। आज जो है इतना सब कुछ जो है हमें पढ़ना है, ठीक। तो आज के लेक्चर के लिए आप जो है तैयार होंगे, ठीक। तो चलो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। और अगर किसी भी बच्चे को जो है आज के लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो वो उसे मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। आपको जो है क्यूआर कोड दिख रहा है, आप इसको स्कैन करके भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और आपको जो है लिंक भी मिल जाएगी किसमें, यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलो आओ आज का लेक्चर जो है अब हम शुरू करते हैं। तो देखो, अ, आओ देखो, चलो ध्यान से। तो अब जो है मैं आपसे बात कर रहा हूं बच्चा किसकी, पोलन एलर्जी। अब जरा ध्यान से सुनिए होता क्या है। सबसे पहले तो आपको एलर्जी समझना चाहिए, एलर्जी क्या होता है। कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे जो है हमारे शरीर में अंदर पहुंच जाते हैं और उनको देख के जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो हाइपर सेंसिटिव हो जाता है। और जो है क्या करता है बच्चा, हिस्टामिन को जो है रिलीज करता है, जिसकी वजह से जो है आपको कफिंग, स्नीजिंग और जो है आपको रेडनेस आ जाती है। यानी कि जो जो एलर्जी के सिम्टम्स होते हैं वो आपको दिखने लगते हैं। और ये जो हार्मफुल सब्सटेंसेस अंदर जाते हैं इनको हम कहने लगते हैं एलर्जन। तो यही होती है आपकी एलर्जी। तो बेसिकली अगर आप छोटे शब्दों में बताना चाहो तो आप ये कह सकते हो कि एलर्जी एक्चुअली क्या है, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम हाइपर सेंसिटिव हो जाता है कुछ एलर्जेंस को देखकर। यही होती है हमारी क्या बच्चा, एलर्जी। अब अगर पोलन जो है आपके इम्यून सिस्टम में पहुंच जाए, यानी कि अंदर शरीर में पहुंच जाए और आपका इम्यून सिस्टम उसे देख के पागल हो जाए और जो है हिस्टामिन जो है रिलीज कर दे, ठीक। तो इससे जो एलर्जी होती है, इसी एलर्जी को आप कहते हो बच्चा पोलन एलर्जी। इसी को आप कहते हो पोलन एलर्जी। और कुछ पोलन ग्रेन्स, कुछ स्पीशीज के पोलन ग्रेन ऐसे होते हैं जो आपके एलर्जीज करते हैं, यानी कि उनसे क्या हो जाती है, आपके एलर्जी हो जाती है, आपके जो है ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस हो जाते हैं। इवन जो है आपको क्या देखने को मिलता है, जो क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे कि अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ये भी जो है आपके हो जाते हैं, ठीक। तो चलो यही जो है हमें पढ़ना है आज के टॉपिक पे। आओ देखो जरा, लिखना शुरू करते हैं। तो आप लिखोगे, सबसे पहले हेडिंग डालोगे यहाँ पर पोलन एलर्जी। सबसे पहले हेडिंग डालोगे आप बच्चा पोलन एलर्जी, पोलन एलर्जी, पोलन एलर्जी। तो देखो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, आप लिखना शुरू करोगे। आप सबसे पहले जो है लिखोगे, जो पोलन ग्रेन होते हैं, पोलन ग्रेन ऑफ मैनी स्पीशीज, वो क्या करते हैं, पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन्स ऑफ मैनी स्पीशीज, ऑफ मैनी स्पीशीज, वो क्या करते हैं, कॉजेज, कॉजेज, वो आपके करते हैं बच्चा क्या, सीवियर एलर्जीज। वो आपके करते हैं क्या, सीवियर एलर्जीज, सीवियर एलर्जीज। और इसके अलावा क्या करते हैं आपके, ब्रोंकियल एफ्लिक्शन, ब्रोंकियल एफ्लिक्शन, ब्रोंकियल एफ्लिक्शन, ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस। अब देखो आगे, इसके अलावा आपको जो है क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर भी हो सकते हैं, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, क्रोनिक रेस्पिरेटरी
डिसऑर्डर्स, जैसे कि आपका हो गया कौन सा, आपका हो गया अस्थमा, और आपका हो गया ब्रोंकाइटिस। अस्थमा और आपका हो गया बच्चा ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस। तो आप जानते हैं क्रोनिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? ऐसे डिसऑर्डर्स जो है एक साथ नहीं होते, यानी कि थोड़ा समय लगता है इनको बिल्डअप होने में, और होने के बाद ये लंबे समय तक आपके साथ रहते हैं, और एक्चुअली में इनको क्योर नहीं कर सकते, आप सही नहीं कर सकते, बट आप इनको जो है क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। ऐसे डिसऑर्डर्स को कहते हैं क्रोनिक डिसऑर्डर। और रेस्पिरेटरी, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हुए हैं, जैसे कि आपने जो है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर पढ़ा होगा, तो वहां पर आपको अस्थमा और ब्रोंकाइटिस के बारे में पढ़ाया जाता है। ठीक है, मैंने पढ़ाया है अच्छे से। आओ देखो, अब मैंने कहा ना, जो है आपके कुछ पोलन ग्रेन्स होते हैं जो आपके क्या करते हैं बच्चा, पोलन एलर्जी करते हैं। ऐसे ही एक है, उसका नाम है बच्चा पार्थेनियम, जिसको कहते हैं कैरेट ग्रास। अब ये आया कैसे था? हुआ क्या था, एक समय पर हम जो है बच्चा वीट को क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे अपने देश में। ठीक, तो उसके साथ जो है आपका क्या आ गया था, पार्थेनियम आ गया था, जिसको आप कहते हो कैरेट ग्रास। और ये इतना खतरनाक था, यानी कि बहुत तेजी से रैपिडली जो है हर जगह फैल गया। एनसीईआरटी इसके लिए एक शब्द यूज करती है, यूबिक्यूटस। यूबिक्यूटस का मतलब होता है जो हर जगह मिलता है, सभी जगह पर मिलता है, एवरीवेयर फाउंड। ठीक है, और आपका ये क्या करता है, पार्थेनियम, ये आपके जो है पोलन एलर्जी करता है। तो लिखना जो है, अब देखो, तो आप लिखोगे यहाँ पार्थेनियम के बारे में, पार्थेनियम जिसको आप कहते हो कैरेट ग्रास, पार्थेनियम यानी कि कैरेट ग्रास। तो ये आया कैसे था हमारे देश में? ये जो है आपका आया था, तो आप लिखोगे कम अलोंग, आप लिखोगे बच्चा कम अलोंग इन इंडिया, कम अलोंग इन इंडिया विद इंपोर्टेड वीट, विद इंपोर्टेड वीट, विद इंपोर्टेड वीट। तो जो हम एक समय पर गेहूं मंगाते थे अपने खाने के लिए बाहर से, उसी के साथ जो है आपका कौन आ गया था, पार्थेनियम आ गया था, इंपोर्टेड वीट। राइट, अब जरा देखो, तो आप यहाँ पर लिख लोगे पार्थेनियम में, इस तरीके से एरो लगाते हुए आप यहाँ पर लिख लो स्प्रेड एवरीवेयर। एक तो ये सब जगह फैल गया, स्प्रेड एवरीवेयर, यानी कि यूबिक्यूटस, स्प्रेड एवरीवेयर। और ब्रैकेट में आप यहाँ पे लिख लोगे यूबिक्यूटस, यूबिक्यूटस। और ये क्या करता है आपका, ये करता है आपका बच्चा पोलन एलर्जी, कॉजेस पोलन एलर्जी, कॉजेस पोलन एलर्जी। होता क्या है, एक तो ये जो आपके पोलन ग्रेन्स होते हैं ना बच्चे, बहुत ही ज्यादा जो है आपके क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, नॉन स्टिकी होते हैं। तो ये क्या करते हैं, इजीली जो है हमारे विंड के साथ जो है, आप देखोगे, आप ज्यादातर देखोगे जो पोलन एलर्जी होती है वो उन पोलन ग्रेन से होगी जो विंड पॉलिनेटेड होते हैं, यानी कि जो हवा की सहायता लेके क्या करते हैं, पॉलिनेशन जिनका होता है। तो हम क्या करते हैं, उस जो विंड के साथ ही जो हम क्या कर जाते हैं, उसको इनहेल कर जाते हैं, और ये बहुत ही ज्यादा माइक्रोस्कोपिक होते हैं, नॉन स्टिकी होते हैं। तो बिना किसी जो है रुकावट के हमारे क्या होता है, लंग्स तक पहुंच जाते हैं, और हमें रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स ये कर देते हैं। राइट, आप क्या करोगे बच्चा, इसको यहाँ पर नोट कर लोगे, कर लो नोट, इसको पॉज करो और नोट कर लो। हो गया, कर लिया? बैठो एक और बार, पॉज कर लो और नोट कर लो। अब चलो, अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। अब आपने पोलन से, पोलन ग्रेन से पोलन एलर्जी तो देख ली, अब एक नुकसान देख लिया, एक फायदा देख लो। फायदा क्या होता है, आप देखोगे कि वेस्टर्न कंट्रीज में क्या होता है, ये जो पोलन ग्रेन है ना बच्चा, इसको एज अ फूड सप्लीमेंट भी वो लोग यूज करते हैं। कहाँ पर, वेस्टर्न कंट्रीज में। किस फॉर्म में, ये उसकी टैबलेट्स की फॉर्म में कंज्यूम करते हैं इनको, पोलन ग्रेन्स को। और जो है सिरप्स की फॉर्म में भी क्या करते हैं बच्चा, कंज्यूम करते हैं। क्यों करते हैं कंज्यूम, क्योंकि बच्चा ये रिच होता है किसमें, न्यूट्रिएंट्स में। इसलिए पोलन ग्रेन को वेस्टर्न कंट्रीज में एज अ फूड सप्लीमेंट क्या करते हैं, वो लोग यूज करते हैं। इससे सर फायदा क्या होगा? फायदा ये होता है, जो एथलीट होते हैं उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, और जो आपके रेस हॉर्सेज होते हैं ना, जो घोड़े रेसों में दौड़ते हैं, तो उनकी भी एफिशिएंसी को क्या करता है बच्चा, ये इंक्रीज कर देता है। इसलिए पोलन ग्रेन को एज अ फूड सप्लीमेंट भी आपका यूज करा जाता है। कहां पर, वेस्टर्न कंट्रीज में। तो आप यहां पर लिखो, अब आप यहां पर क्या लिखोगे, पोलन ग्रेन को एज अ फूड सप्लीमेंट भी हम यूज करते हैं।
तो आप यहाँ पर लिखो पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन एज अ फूड सप्लीमेंट, पोलन ग्रेन यूज एज फूड सप्लीमेंट, यूज एज फूड सप्लीमेंट, ये आप हेडिंग डाल लो, यूज एज फूड सप्लीमेंट। देखो आगे, तो हम इसको क्यों यूज करते हैं, क्योंकि भैया सिंपल सी बात है, ये रिच इन न्यूट्रिएंट्स है। तो आप सबसे पहला पॉइंट लिखोगे ये कैसा होता है, रिच इन न्यूट्रिएंट्स, इसके अंदर ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, इसलिए भैया इसे एज अ फूड सप्लीमेंट यूज करते हैं। कहाँ पर यूज करते हैं, तो आप लिखोगे वेस्टर्न कंट्रीज में, वेस्टर्न कंट्रीज क्या करती हैं, जो आपकी वेस्टर्न कंट्रीज हैं बच्चा, वो क्या करती हैं, वो पोलेन को यूज करती हैं, पोलेन यूज एज फूड सप्लीमेंट, पोलेन यूज एज फूड सप्लीमेंट, वो पोलेन को यूज करती हैं एज अ फूड सप्लीमेंट। और किस फॉर्म में करती हैं, इन फॉर्म ऑफ, इन फॉर्म ऑफ टैबलेट्स एंड सिरप्स, टैबलेट्स एंड सिरप्स। आप अगर ध्यान से देखोगे तो एनसीईआरटी ने जो है आपकी पोलेन की टैबलेट्स और सिरप्स की क्या दे रखी है, फोटोज जो है आपको दे रखी है, ठीक है। करता क्या है, जरा इसका बेनिफिट भी तो लिख दो, करता क्या है ये, इसको लेने के बाद ये इंक्रीज कर देता है, ये क्या करता है बच्चा, ये कर देता है इंक्रीज। तो आप लिखोगे इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ, ये क्या करता है, इंक्रीज कर देता है एफिशिएंसी ऑफ इसकी, रेस हॉर्सेस की एंड एथलीट्स की, रेस हॉर्सेस एंड एथलीट्स, रेस हॉर्सेस एंड एथलीट्स। तो इनकी क्या कर रहा है, ये एफिशिएंसी को आपका इंक्रीज कर रहा है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर इसको पॉज करोगे और नोट डाउन कर लोगे, पॉज करोगे और नोट डाउन कर लोगे, एक साथ इनकी एनसीईआरटी पढ़ा दूंगा सारी, ठीक है। हो गया, कर लिया पॉज, कर लिया नोट। अब देखो अगला टॉपिक, अगला जो टॉपिक आता है वो आता है पोलेन बायबिलिटी। अब होता क्या है सर पोलेन बायबिलिटी, तो जरा ध्यान से सुनो, यानी कि पोलेन की बायबिलिटी, पर बायबिलिटी से क्या मतलब है, सुनो। पॉलिनेशन, पॉलिनेशन में क्या होता है, आपका पोलन ग्रेन का निकलना और जो है अपने कहां पर पहुंचना, या जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है यानी कि स्टिग्मा तक पहुंचना, ठीक है। उसके बाद वो क्या करता है, वहां पर पहुंच के वो बनाता है पोलन ट्यूब, जिसकी सहायता से आपका कौन मूव करता है, मेल गैमीट मूव करता है एग के पास, जिससे फर्टिलाइजेशन हो सके। अब एक बात बताओ, एक पोलन ग्रेन सपोज करो आज निकला, और आज निकल के वो पहुंचता है लगभग 1.5 साल बाद, लगभग उसे 1.5 ईयर लगता है अपने फ्लावर तक पहुंचने में, ठीक है। तो एक बात बताओ, क्या 1.5 साल बाद भी वो जो है उसके जो है आपके स्टिग्मा पर गिर के क्या पोलन ट्यूब बना पाएगा, बताओ है या ना। तो आपके मन में कुछ कोई कह सकता है सर हो सकता है, कोई कहेगा नहीं भी हो सकता, तो जो है आपको नहीं पता। तो बिल्कुल होता क्या है एक्चुअली में बच्चा, हर पोलन का एक टाइम पीरियड होता है, एक मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है जिसमें वो जो है क्या कर सकता है, स्टिग्मा पर गिरकर पोलन ट्यूब बना सकता है, उसी को कहते हैं आपकी पोलन बायबिलिटी। जैसे कि मैं बात करता हूं आपकी वीट और राइस की, इनकी जो पोलन बायबिलिटी होती है वो 30 मिनट्स होती है, यानी कि एक बार निकलने के बाद अगर वो 30 मिनट के अंदर पहुंच गया तो वो जो है क्या करेगा बच्चा, स्टिग्मा पर पहुंचकर पोलन ट्यूब बना देगा, अदरवाइज वो पोलन ट्यूब नहीं बना पाएगा। दैट मीन्स अब उसका कोई भी यूज नहीं है, वो हो चुका है बेकार। तो क्या आपको पोलन बायबिलिटी समझ में आ गया, पोलन बायबिलिटी वो मैक्सिमम टाइम पीरियड है जिसके अंदर एक जो पोलन होता है वो पोलन ट्यूब बना सकता है, जिससे आगे चल के क्या होगा, उसकी उस पोलन ट्यूब की सहायता से मेल गैमीट मूव करेगा और जो है आपके फीमेल एग के पास पहुंचकर क्या कर लेगा, फर्टिलाइजेशन कर लेगा। तो क्या आपको पोलन बायबिलिटी समझ में आ गया। अब जैसे कि आप देखो, आपकी जैसे रोजेसी फैमिली हो गई, तो इनकी जो पोलन बायबिलिटी होती है ना, इनकी जो है लगभग कई सारे महीनों तक की होती है बायबिलिटी। तो हर पोलन ग्रेन की जो है बायबिलिटी अलग अलग होती है, हर स्पीशीज की जो है क्या है आपकी बायबिलिटी अलग अलग है, किसी की बहुत कम है तो किसी की ज्यादा है। तो आपको समझ में आ गया होगा पोलन बायबिलिटी। तो आओ टॉपिक डाल लो पोलन बायबिलिटी, तो आप यहां पर डाल लोगे टॉपिक पोलन बायबिलिटी, पोलन बायबिलिटी। मैं चाहता तो उसी लेक्चर में इसको इंटीग्रेट कर सकता था, बट फिर क्या होता, लगभग 40 मिनट से आपका लेक्चर एक्सटेंड कर जाता।
तो आप यहाँ पर डेफिनेशन में मतलब पोलन वायबिलिटी का मतलब लिख लोगे, मीन्स मैक्सिमम टाइम पीरियड। मीन्स पोलन वायबिलिटी का मतलब क्या है, मतलब है मैक्सिमम टाइम पीरियड, मैक्सिमम टाइम पीरियड अप टू विच, मैक्सिमम टाइम पीरियड अप टू विच, up to which pollen can form, up to which pollen can form, pollen can form pollen tube। ये पोलन जो है क्या बना ले, पोलन ट्यूब बना ले, उसी को आप कहते हो पोलन वायबिलिटी। अब हम बात कर लेते हैं जैसे कि जो आपके सीरियल्स होते हैं, सीरियल्स जैसे कि आपके वीट हो गया, राइस हो गया, आपका बच्चा राइस हो गया, आपका वीट हो गया, तो इनकी जो वायबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट है। तो आप यहाँ पर लिख लोगे, इनकी जो वायबिलिटी है, इनकी जो आपकी वायबिलिटी है वो क्या है, वो है लगभग अप टू 30 मिनट्स, लगभग 30 मिनट तक जो है ये क्या रहते हैं, वायबल रहते हैं। अप टू 30 मिनट्स यानी कि 30 मिनट के अंदर अगर ये पहुंच गए तो भैया काम हो जाएगा, और नहीं पहुंच पाए तो ये किसी काम के नहीं रहेंगे। ठीक है। इसके अलावा एनसीईआरटी आपकी बताती है क्या, कि जो रोजेसियाई फैमिली है, जो आपकी बच्चा रोजेसियाई फैमिली है, फैमिलीज में आपको पढ़ा चुका हूँ मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स में। ठीक है। रोजेसियाई हो गई आपकी, लेग्यूमिनेसी हो गई, लेग्यू लेग्यूमिनोसियाई, स्पेलिंग्स गलत हो सकती हैं, ठीक है, इनकी फैमिलीज की, बट हाँ रोजेसियाई, लेग्यूमिनेसियाई, और आपकी आ जाती है बच्चा सोलेनेसियाई, सोलेनेसियाई। स्पेलिंग आप एक बार चेक कर लोगे, बट कंटेंट बहुत बेहतरीन है। ठीक है। सोलेनेसियाई, रोजेसियाई, लेग्यूमिनेसियाई, सोलेनेसियाई, तो इनकी जो वायबिलिटी होती है वो लगभग महीनों तक होती है, कई महीने तक की होती है। तो आप लिखोगे इनकी जो वायबिलिटी है बच्चा, इनके पोलेन की जो वायबिलिटी है वो आपकी होती है, एक मिनट, एरो ना लिख के आप ऐसे लिखो, वायबिलिटी फॉर मंथ्स, कई महीनों तक की जो है क्या होती है, इनकी वायबिलिटी होती है। चलो ये सही है। अब आप क्या करोगे बच्चा, यहाँ पर इसको पॉज करोगे और नोट कर लोगे। इसके बाद बस मुझे पोलन बैंक के बारे में और आपको बताना है। हो गया नोट, पॉज करो और नोट कर लो। अब जैसे आपने सुना होगा बच्चा सीड बैंक के बारे में, तो सीड बैंक में क्या होता है, सीड को जो है स्टोर करा जाता है, जिससे कि कहीं कभी अगर जरूरत पड़े तो आगे आने वाले समय में आप उसको इस्तेमाल कर सको। ठीक है। तो उसको कहते हैं सीड बैंक। ऐसे ही आपने सुना होगा सीमन को भी क्या करवाते हैं, बहुत से लोग स्टोर करवाते हैं। आजकल एग्स को जो है फीमेल क्या करवाती है, फ्रीज करवा देती है, कि जब उन्हें जो है कंसीव करना होगा तब जो है उस एग का इस्तेमाल कर लेंगे। तो सेम वे में क्या होता है, पोलन को भी आप जो है बच्चा स्टोर कर सकते हो। तो उसको स्टोर कहाँ करते हो, पोलन बैंक में। और आप उनको स्टोर करते हो लिक्विड नाइट्रोजन में, जिसका टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर याद रखना है। तो उसमें जो है आप क्या करते हो, इन पोलन ग्रेन्स को स्टोर करते हो, और आगे जो है आप क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो वो जगह जहाँ पर पोलन को स्टोर करा जाता है उसको हम कहते हैं पोलन बैंक। तो चलो पोलन बैंक के बारे में भी लिख देते हैं। आओ देखो, तो आपका पोलन बैंक के बारे में भी लिख देते हैं। तो जरा ध्यान से अब आप देखिए, पोलन बैंक, पोलन बैंक। तो आप लिखोगे हम क्या करते हैं पोलन बैंक में, हम स्टोर करते हैं किसको, पोलन ग्रेन्स को। स्टोर पोलन ग्रेन्स, स्टोर पोलन ग्रेन्स इन लिक्विड नाइट्रोजन, इन लिक्विड नाइट्रोजन। तो हम क्या करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन में जो है पोलन ग्रेन्स को स्टोर करते हैं, और वक्त आने पर जो है हम इस्तेमाल इनको कर लेंगे, जिसका टेम्परेचर होता है 196 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर याद रखना है, पहले भी पूछा जा चुका है, आगे भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। हम इनको इस्तेमाल क्या करते हैं, आप लिखोगे यूज इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स, यूज इन क्रॉप, यूज इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स। तो हम इनको इस्तेमाल करते हैं बच्चा क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में।
तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं बच्चों क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में। आप क्या करोगे, यहाँ इसको पॉज करोगे और नोट कर लोगे। इसके बाद मैं इसकी एनसीईआरटी आपको हाथों के हाथ पढ़ा देता हूँ। चलो आओ देखो, एनसीईआरटी को अब हम इसकी पढ़ना शुरू करते हैं। तो ज़रा देखो ध्यान से, ये देखो, पोलन ग्रेन्स ऑफ मैनी स्पीशीज causes severe allergies and bronchial affliction in some people। तो होता क्या है, कई सारी स्पीशीज के जो पोलन ग्रेन होते हैं बच्चा, वो सीवियर एलर्जीज कर देते हैं, ब्रोंकियल एफ्लिक्शन भी कर देते हैं कुछ लोगों में, और जो है आपके ये बढ़ के क्या हो जाता है, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स भी हो जाते हैं, जैसे कि अस्थमा और ब्रोंकाइटिस। इट मे बी मेंशन्ड दैट पार्थेनियम और कैरेट ग्रास दैट केम टू इंडिया एज अ contaminant with imported wheat has become ubiquitous in occurrence and causes pollen allergy। जैसा कि आप जानते हो कि जो पार्थेनियम, जिसको आप कैरेट ग्रास कहते हो, जो कि इंडिया में आया था किसके साथ, इंपोर्टेड व्हीट के साथ जो है आ गया था, और जो है ये क्या है, अब हर जगह जो है ये क्या हो गया बच्चा, फैल गया है। देखो शब्द आ गया है ना, यूबिक्यूटस, यूबिक्यूटस इन अक्रेंस, यानी कि हर जगह फैल चुका है। और क्या करता है बच्चा, पोलन एलर्जी करता है। तो बेसिकली जितना भी मैंने वहां पर लिखा है ना, एज इट इज एनसीईआरटी की लाइनों को ही वहां पर लिखा है। मैं चाहता तो सीधे यहाँ पढ़ा भी सकता था आके। अब देखो इसके बाद पोलन एज अ फूड सप्लीमेंट। देखो पोलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट। तो जो पोलन ग्रेन होते हैं बच्चा, वो आपके रिच होते हैं किसमें, न्यूट्रिएंट में। इट हैज बिकम अ फैशन इन रिसेंट ईयर्स टू यूज पोलन टैबलेट्स एज अ फूड सप्लीमेंट। तो कुछ जो है, कुछ सालों में जो है, पहले के जो साल गए उसमें देखा गया है, एक फैशन सा बन गया है कि जो है आप पोलन टैबलेट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं लोग एज अ फूड सप्लीमेंट इन वेस्टर्न कंट्रीज। तो वेस्टर्न कंट्रीज में क्या हो रहा है, अ लार्ज नंबर ऑफ पोलन प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स एंड सिरप्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। तो हो क्या रहा है, जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहां पर आपको जो है पोलन के कई सारे प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं, टैबलेट्स की फॉर्म में, सिरप्स की फॉर्म में। उनके मार्केट में जो है क्या हो रहे हैं बच्चा, उनकी जो है क्या हो रहे हैं, सेल हो रही है। ठीक है, पोलन कंजप्शन हैज बीन क्लेम्ड टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रेस हॉर्सेस। तो क्या माना जा रहा है, ये बताया जा रहा है, ये क्लेम्स दिए जा रहे हैं कि जो पोलन जो लोग कंज्यूम करते हैं उससे क्या होता है, जो एथलीट की परफॉर्मेंस है यानी कि एफिशिएंसी है वो इंक्रीज करती है, और रेस हॉर्सेस की भी आपकी इंक्रीज करती है क्या, परफॉर्मेंस, राइट। जैसे कि देखो एनसीईआरटी ने जो है आपके क्या दे रखे हैं, यहाँ पर आपके जो है इमेजेस दे रखे हैं पोलन प्रोडक्ट की। देखो जैसे कि ये पोलन टैबलेट है जिसको नाम बी पोलन है, कहाँ पर, इंग्लैंड में। आपको जो है क्या देखने को मिलती है, बी पोलन, यानी कि पोलन टैबलेट्स देखने को मिल रही है। इसके अलावा देखो पोलन की क्रीम आपको देखने को मिल रही है, आपको जो है द एनर्जी शेक देखने को मिल रहा है पोलन का। तो देख रहे हो, इसके जो है एज अ फूड सप्लीमेंट कई जगह पर जो है हम पोलन के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। हम नहीं, मतलब जो है वेस्टर्न कंट्रीज आपकी कर रही हैं। अब जरा आगे देखो, इसके बाद आ जाता है बच्चा आपका पोलन वायबिलिटी और आपका पोलन बैंक के बारे में। ये पूरा पैराग्राफ डिस्क्राइब करता है, देखो जरा ध्यान से। व्हेन वंस दे आर शेड, पोलन ग्रेन्स हैव टू लैंड ऑन द स्टिग्मा बिफोर दे लूज वायबिलिटी। भैया जो है आपके एक बार पोलन के गिरने के बाद, पोलन ग्रेन के गिरने के बाद, बेसिकली क्या है, एंथर का क्या होगा, डाइसेंस होने के बाद जब वो फ्री हो जाएगा वहां से, तो भैया उसको जल्दी से जल्दी क्या करना होगा, किसी स्टिग्मा पर जो है आपके लैंड करना होगा, जिससे कि क्या हो सके, वो पोलन ट्यूब बना सके। और उसको जो है स्टिग्मा पर जो है सही समय पर लैंड करना होगा, इससे पहले कि वो अपनी क्या करे, वायबिलिटी को खो दे। ठीक है, इफ दे हैव टू ब्रिंग अबाउट फर्टिलाइजेशन, अगर उसको फर्टिलाइजेशन करना है तो समय से पहले क्या करना होगा बच्चा, लैंड करना होगा स्टिग्मा पर। हाउ लॉन्ग डू यू थिंक द पोलन ग्रेन रिटेन वायबिलिटी। आपको क्या लगता है कि पोलन ग्रेन कितनी देर तक अपनी वायबिलिटी को रिटेन कर सकता है। तो दैट द पीरियड फॉर विच पोलन grains remain viable is highly variable and to some extent depends on the prevailing temperature and humidity। तो भैया सुनो, पहले इन्होंने हमसे सवाल पूछा कि आपको क्या लगता है कि एक पोलन ग्रेन कितनी देर तक अपनी वायबिलिटी को रिटेन कर सकता है। फिर ये बताते हैं कि भैया जो पोलन ग्रेन की वायबिलिटी का टाइम पीरियड है ना, वो
जो है हाईली वेरिएबल है, यानी कि एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज में जाने में वो बदल जाता है। और इसके अलावा वो उस पर डिपेंड तो करता ही करता है, इसके अलावा वो जो है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे भी क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक, अब आगे देखो, आगे एनसीईआरटी बताती है इन सम सीरियल्स सच एज राइस एंड व्हीट पोलन ग्रेन्स लूज वायबिलिटी विद इन 30 मिनट्स ऑफ देयर रिलीज। तो कुछ सीरियल्स जैसे कि आपके बच्चा राइस हो गया, आपका व्हीट हो गया, तो इसके अंदर जो पोलन ग्रेन होता है वो लगभग निकलने के बाद 30 मिनट्स तक ही वायबल रहता है, उसके बाद वो अपनी वायबिलिटी को लूज कर देता है। आगे देखो, एंड इन सम मेंबर्स ऑफ रोजेसियाई, लेग्यूमिनेसियाई एंड सोलेनेसियाई दे मेंटेन वायबिलिटी फॉर मंथ्स। और जबकि आप देखते हो कुछ मेंबर्स जैसे रोजेसियाई, लेग्यूमिनेसियाई, सोलेनेसियाई के, वो जो है अपनी वायबिलिटी को मेंटेन करते हैं लगभग कई महीनों तक। ठीक, आगे देखो, यू मे हैव हर्ड ऑफ स्टोरिंग सीमन स्लैश स्पर्म ऑफ मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आपने जो है सुना होगा कि सीमन या फिर स्पर्म को जो है कई सारे एनिमल्स के स्टोर करा जाता है, जिससे कि हम उसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में इस्तेमाल कर सकें। इवन ह्यूमंस का भी करा जाता है सीमन स्टोर। इट इज पॉसिबल टू स्टोर पोलन ग्रेन्स ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज फॉर ईयर्स। इसी तरीके से भैया ये भी पॉसिबल है पोलन ग्रेन्स को जो है स्टोर करना, ठीक है, कई सालों तक। और इसको किस में स्टोर करते हैं, इन लिक्विड नाइट्रोजन। लिक्विड नाइट्रोजन में इसको स्टोर कराया जाता है -196 डिग्री सेल्सियस पर। सच स्टोर्ड पोलन कैन बी यूज्ड एज पोलन बैंक। तो भैया ऐसे स्टोर्ड पोलन को आप यूज कर सकते हो पोलन बैंक की तरह, जो कि बिल्कुल सेम होते हैं, सिमिलर टू सीड बैंक। और आप इनका इस्तेमाल करते हो क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में। बताओ क्या आपको समझ में आ गया बेहतरीन तरीके से? बताओ हाँ या ना। अब आगे बढ़ें, आगे वाला टॉपिक करें, चलो आओ देखो। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चा, वो आपका आ जाता है क्या, वो आ जाता है गाइनोशियम। अब हम बात करते हैं गाइनोशियम के बारे में। पहले मैं थोड़ा सा आपको बेसिक्स बताता हूँ। ये वो बेसिक्स है जो कि आपको मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ाया जाता है 11th क्लास के अंदर। अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर उस बेसिक्स को बता देता हूँ, ठीक है। आओ देखो, गाइनोशियम क्या है। तो गाइनोशियम है आपका बच्चा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। और अगर आप इसकी एक हर एक यूनिट की बात करते हो, आप जानते हो पिस्टिल्स, वर्ल ऑफ पिस्टिल्स को आप कहते हो बच्चा गाइनोशियम, ठीक है। तो जो पिस्टिल है वो क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और अगर सबको मिला के आप कहते हो तो गाइनोशियम क्या है, आपका रिप्रोडक्टिव वर्ल है, ठीक। तो अब सबसे पहले आप गाइनोशियम के बारे में लिख लो। आओ देखो, सबसे पहले आप हेडिंग डाल लोगे बच्चा यहाँ पर गाइनोशियम। गाइनोशियम में बिल्कुल बेसिक से आपको सारा कुछ पढ़ा रहा हूं, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है। एक एक लाइन, एक एक कंसेप्ट आपके भेजे में सेट होगा। तो देखो, सबसे पहले हम लिख लेते हैं गाइनोशियम क्या है। तो आप लिखोगे ये जो है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। ये किससे मिलके बना हुआ है, तो आप लिखोगे मेड अप ऑफ, मेड अप ऑफ, ये पिस्टल्स से मिलके बनता है। या तो एक पिस्टल हो सकता है या फिर एक से ज्यादा पिस्टल आपके हो सकते हैं। तो आप लिखोगे मेड अप ऑफ, आप लिखोगे बच्चा मेड अप ऑफ वन और मोर पिस्टल्स। तो भैया एक या एक से ज्यादा पिस्टल से मिलके क्या है, आपका गाइनोशियम बना हुआ है, ठीक। एक या एक से ज्यादा पिस्टल से आपका गाइनोशियम बना हुआ है। अब मैं बात करूंगा टाइप्स ऑफ गाइनोशियम के बारे में, ठीक है। अब आपको पता है जब भी हम किसी का क्लासिफिकेशन करते हैं तो कुछ बेसिस लेके चलते हैं। तो मैं यहाँ बेसिस लेके चल रहा हूँ नंबर ऑफ कार्पल्स की, भैया कितने कार्पल्स हैं। अगर एक कार्पल प्रेजेंट है तो ऐसे को जो है मैं क्या कहता हूँ, मोनोकार्पलरी कहता हूँ, ठीक है। अगर एक से ज्यादा कार्पल प्रेजेंट है या फिर आप कह सकते हो पिस्टल, तो मैं उसको कहता हूं बच्चा आपका मल्टी कार्पेलरी। मैं क्या कहता हूं बच्चा, मल्टी कार्पेलरी में जो है टर्म यूज करता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले आप यही लिख लो टाइप्स ऑफ गाइनोशियम। आप यहां पर हेडिंग बनाओगे टाइप्स ऑफ गाइनोशियम, टाइप्स ऑफ गाइनोशियम, टाइप्स ऑफ गाइनोशियम। और बेसिस क्या है, तो आप लिखोगे
आप यहां पर लिखोगे बेस्ड ऑन कार्पल्स, कि भैया कितने कार्पल्स प्रेजेंट हैं, बेस्ड ऑन कार्पल्स। ठीक है, देखो तो देखो ध्यान से जरा। एक आती है बच्चा आपकी मोनोकार्पलरी, एक टाइप आता है आपका मोनोकार्पलरी, दूसरा टाइप आता है मल्टी कार्पलरी। सेकंड टाइप इज मल्टी कार्पलरी। तो सबसे पहले आ गया बच्चा आपका मोनोकार्पलरी, सबसे पहले आ गया आपका मोनोकार्पलरी। नाम से ही समझ में आ रहा है, मोनो मतलब होता है एक, यानी कि जिसमें एक कार्पल प्रेजेंट है, मोनोकार्पलरी। यानी कि गाइनोशियम विद सिंगल पिस्टल, जिसके अंदर एक ही पिस्टल प्रेजेंट है, उसको आप कहते हो मोनोकार्पलरी। और देन आती है बच्चा आपकी मल्टी कार्पलरी, देन आती है बच्चा आपकी मल्टी कार्पेलरी, मल्टी कार्पेलरी, मल्टी कार्पेलरी। तो देखो, एक तरफ हो गया मोनो, एक तरफ हो गया मल्टी। अब देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, मल्टी, मल्टी का मतलब होता है कई सारे। तो आप यहां पर लिख लोगे एग्जाम्पल पर, एग्जाम्पल नहीं, सबसे पहले तो आप लिखो यहां पर मोनोकार्पलरी का मतलब क्या है, यानी कि गाइनोशियम विद व सिंगल पिस्टल, गाइनोशियम विद सिंगल पिस्टल, यानी कि जिस गाइनोशियम में सिर्फ एक ही पिस्टल है बच्चा, उसको आप कहते हो मोनोकार्पलरी, उसको आप कहते हो मोनोकार्पलरी। क्या सर कोई एग्जांपल दे सकते हो? बिल्कुल, एग्जांपल है बच्चा इसका पी, जो आपकी मटर होती है वो क्या है, वो है आपकी मोनोकार्पलरी। पी जो है कैसी है बच्चा, वो है आपकी मोनोकार्पलरी, राइट। अब मल्टी कार्पलरी में आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे गाइनोशियम विद मोर देन, आप लिखोगे गाइनोशियम विद गाइनोशियम विद मोर देन वन पिस्टल, गाइनोशियम विद मोर देन वन पिस्टल, जिसमें एक से ज्यादा पिस्टल है, उसको आप कहते हो मल्टी कार्पेलरी। ठीक है, यानी कि सिंगल एक हो गया जिसके अंदर एक पिस्टल है, वो मोनोकार्पलरी। उसके बाद चाहे दो हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, सबको आप मल्टी में डाल दोगे, राइट। तो आप क्या करोगे बच्चा, इसको पॉज करोगे और नोट करोगे। आगे आपको मैं जो है बताता हूं, पहले आप इसको नोट करें, पॉज करें और नोट करें। हो गया नोट? अब जरा ध्यान से मेरी बात सुनो। अब जैसे मल्टी कार्पलर, यानी कि एक से ज्यादा आपके क्या है पिस्टल हैं। अब इनके साथ दो कंडीशन हो सकती है, ये पिस्टल या तो फ्री हो सकते हैं, यानी कि एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, या फिर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो सकते हैं, यानी कि फ्री और फ्यूज वाली कंडीशन आ जाती है। तो मल्टी कार्पलरी को भी आप क्लासिफाई कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूजन। अगर वो फ्यूज हैं एक दूसरे के साथ पिस्टल्स, तो आप टर्म यूज करते हो बच्चा सिनकार्पस, और अगर वो फ्री हैं तो आप टर्म यूज करते हो एपोकार्पस। बताओ, क्या ये सब कुछ मॉर्फोलॉजी में पढ़ाया जाता है? बिल्कुल, और मॉर्फोलॉजी में मैंने पढ़ाया भी है, ठीक है। देखो, तो आपने नोट कर लिया, मैं हटूं एक बार, हो गया नोट। अब जरा देखो आगे। अब जो है आप नेक्स्ट पेज पर क्या करोगे, मल्टी कार्पलरी को लोगे, मल्टी कार्पलरी को फिर से आप क्या कर दोगे बच्चा, इसको जो है वहां पर मेरे पास तो जगह नहीं थी, आप तो उसी पेज में कंटिन्यू करो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, मल्टी कार्पलरी को भी क्या करोगे बच्चा, इसका आप कर दोगे क्लासिफिकेशन। और बेस क्या है क्लासिफिकेशन का, बेस्ड ऑन फ्यूजन। ये फ्यूजन के बेसिस पर हम जो है इसको दो हिस्सों में क्या कर देते हैं, क्लासिफाई कर देते हैं। एक आ जाता है सिनकार्पस, एक आ जाता है एपोकार्पस। एक आ जाता है बच्चा सिनकार्पस, एक आ जाता है एपोकार्पस। मैं इमेज भी दिखाऊंगा आपको फ्री फ्यूज की, इवन एनसीईआरटी ने दे रखी है इमेजेस, बहुत बच्चे स्किप करते हैं उसको, ठीक है। देखो, आपका जो है क्या आ जाएगा, एक तरफ आ जाएगा आपका बच्चा सिनकार्पस, एक तरफ आ जाएगा आपका सिनकार्पस, और दूसरी तरफ आ जाएगा एपोकार्पस। तो आप याद रखोगे सिनकार्पस एपोकार्पस की बात ही भैया मल्टी कार्पिलरी में हो सकती है, कभी भी मोनोकार्पिलरी में हो ही नहीं सकती, क्योंकि एक क्या ही फ्री होगा, क्या ही फ्यूज होगा, आप समझो ना भाई। जब कई सारे होंगे तभी तो जो है उनके अंदर क्या देखने को मिलेगी। ऐसे सपोज करो कोई एक इंसान है जो बिल्कुल अकेला रहता है, तो उससे बॉन्डिंग की क्या ही बात करना। जहाँ पांच छह लोग एक साथ होते हैं ग्रुप में, तब आप बात करते हो कि यार कौन जो है कितना क्लोज है, यानी कि बॉन्डिंग है या नहीं है। तो इसी तरीके से समझो, पिस्टल्स अगर एक से ज्यादा हैं, या तो वो फ्री रहेंगे या फिर वो फ्यूज रहेंगे, या तो चुपके चुपके रहेंगे एक साथ, या दूर दूर रहेंगे, ठीक है। तो देखो, इमेज मैं लेके आया हूं, बट एनसीईआरटी ने भी इमेज आपको दे रखी है,
ये सिनकार्पस और आपका एपोकार्पस। तो देखो सिनकार्पस का मतलब क्या है? सिनकार्पस का मतलब है पिस्टल्स फ्यूज्ड टुगेदर। सिन का मतलब ये होता है बच्चा फ्यूजन, तो आप लिखोगे पिस्टल्स फ्यूज्ड टुगेदर। तो पिस्टल्स जो है क्या है बच्चा, एक दूसरे से फ्यूज है, पिस्टल्स फ्यूज्ड टुगेदर। और एपोकार्पस का मतलब क्या है? एपोकार्पस का मतलब है पिस्टल्स जो है आपके क्या है बच्चा, वो फ्री है, पिस्टल्स फ्री हैं आपके, यानी कि एक दूसरे से दूर है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दे रखे हैं और जो है इमेज भी दे रखी है। ठीक है, जो बच्चे सिनकार्पस कंडीशन देखने को मिलती है वो आपको पेपेवर में देखने को मिलती है, पेपेवर सोमनीफेरम, याद होगा आपने सुना होगा नाम, पॉपी सुना है, पॉपी, पॉपी की इमेज दे रखी है एनसीईआरटी ने। ठीक है, और जो एपोकार्पस कंडीशन आपको देखने को मिलती है बच्चा, मल्टीकार्पलरी एपोकार्पस, वो आपको मिचेलिया में देखने को मिलती है। तो ये दोनों के दोनों जो है आपके भेजे में सेट होने चाहिए, सिनकार्पस एंड एपोकार्पस। ठीक है, सिनकार्पस कंडीशन पेपेवर में देखने को मिलती है, एपोकार्पस आपको बच्चा मिचेलिया में देखने को मिलती है। ठीक है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूं सिनकार्पस वर्सेस एपोकार्पस। पहले आप क्या करोगे बच्चा, इसको पॉज करोगे और नोट कर लोगे, मुझे हटने की जरूरत नहीं क्योंकि आपको स्क्रीन पे क्लियरली दिख रहा है। पॉज करो और नोट कर लो, हो गया? अब देखो जरा ध्यान से आओ, देखो ये ध्यान से यहाँ पर, ये देखो सिनकार्पस वर्सेस एपोकार्पस। तो जरा सिनकार्पस को देखो, यहाँ पर इसके पिस्टल को देखो, यहाँ पर इसके पिस्टल को देखो, देखो पिस्टल्स फ्यूज्ड टुगेदर, देख रहे हो, पिस्टल्स फ्यूज्ड टुगेदर। और यहाँ पर क्या देखने को मिलता है एपोकार्पस में, पिस्टल्स फ्री। तो जरा ध्यान से यहाँ पर देखो, आपको दिखने को मिलेगा, ये देखो पिस्टल्स किस तरीके से आपके फ्री है। यहाँ पर एपोकार्पस में देखो आपको क्लियरली दिख रहा है कि पिस्टल्स फ्री है, जबकि जबकि आपको सिनकार्पस में क्या देखने को मिलता है, पिस्टल्स फ्यूज्ड हैं एक दूसरे के साथ। पिस्टल्स कैसे हैं बच्चा, फ्यूज्ड हैं एक दूसरे के साथ, और आपको कुछ ऐसे देखने को मिलता है जो आपको यहाँ पर डायग्राम सिनकार्पस का देखने को मिल रहा है। और देखो ये आपका एपोकार्पस हो गया, दिख रहा है आपको? एनसीईआरटी का डायग्राम दिखाऊं एक बार, आओ चलो एनसीईआरटी का दिखाता हूं, पर यहाँ आपको क्लियरली दिख रहा है ना एपोकार्पस में किस तरीके से पिस्टल्स जो है एक दूसरे के साथ फ्री हैं, जबकि सिनकार्पस में एक दूसरे के साथ क्या कर चुके हैं बच्चा, वो फ्यूज कर चुके हैं। राइट, अब जरा देखो ध्यान से, मैं आपको एनसीईआरटी का डायग्राम दिखाता हूं, आओ। ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम दे रखा है, जरा बी वाले को देखो, यहाँ पर दिख रहा है आपको सिनकार्पस ओवेरी, आपको यहाँ पर कैसी दिख रही है ओवेरी, आपको दिख रही है सिनकार्पस यानी कि फ्यूज्ड देखने को मिल रही है। तो बच्चा ये जो आपका डायग्राम दे रखा है ये किसका दे रखा है, ये आपका डायग्राम दे रखा है पेपेवर का, और एनसीईआरटी ने लिख भी रखा है, देखो यहाँ पर लिख रहा है, पर मैं पहले यहाँ पर लिख देता हूँ, ये है डायग्राम बच्चा किसका, पेपेवर का। जो दूसरा आपको दिख रहा है यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, जो सी वाला डायग्राम है, ये डायग्राम है बच्चा मिचेलिया का, ये डायग्राम है मिचेलिया का। और यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, जरा ध्यान से देखो, मिचेलिया में आपको देखने को क्या मिलता है, आपको देखने को मिलता है कि आपको देखने को मिलता है मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस कंडीशन यहाँ पर देखने को मिल रही है, मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस, मल्टी कार्पलरी है, और ये कैसा है एपोकार्पस गाइनोशियम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। राइट, और जबकि पेपेवर में आपको क्या देखने को मिल रहा है, सिनकार्पस ओवेरी देखने को मिल रही है, देखो इन्होंने यहाँ पर लिख भी रखा है सिनकार्पस ओवेरी, और ये क्या है, ये इन्होंने स्टिग्मा दिखा रखे हैं, देखो यहाँ पर आपको कार्पल्स दिख रहे हैं मिचेलिया में। तो पेपेवर के आगे मैं लिख दूं यहाँ पर मल्टी कार्पलरी सिनकार्पस, मल्टी कार्पलरी सिनकार्पस। अब बहुत से बच्चे इसको मिस कर जाते हैं डायग्राम्स को, जरा ध्यान से अपने भेजे में सेट कर लो, क्योंकि ये डायग्राम एज इट इज आपसे क्या करा जाएगा बच्चा, इनको पूछ लिया जाएगा दे के कि अब बताओ इनमें से जो है कौन आपका पेपेवर है, कौन आपका जो है मिचेलिया है। ठीक है, वो आपसे पूछ लेंगे, और इसके साथ साथ शायद वो नाम ना दें, वो डायग्राम दे दें, और दोनों में से पूछ लें बी और सी में से ये बता दो कौन सिनकार्पस है, कौन आपका एपोकार्पस है। वो और बेटा ऐसे ही कठिन आपके जो है क्या होते हैं सवाल बनाए जाते हैं, आप एनसीईआरटी की चीजों को मिस करते हो। ठीक है, एक एक डायग्राम बता रहा है, देखो उन्होंने मेंशन भी करा है वहां पर, मैं आपको पढ़ देता हूँ आपके लिए एक बार, देखो यहाँ पर लिखा है एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, जरा ध्यान से देखो, ये देखने को मिलेगा आपको, ये देखो जिस पर मैं आपके अंडरलाइन अभी कर रहा हूं। तो देखो बी डायग्राम किसको बता रहा है, मल्टी कार्पलरी सिनकार्पस पिस्टल ऑफ पेपेवर, और सी डायग्राम आपको डिस्क्राइब करता है क्या, कि ये मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस गाइनोशियम है किसका, आपके मिचेलिया का। तो ये एनसीईआरटी की लाइंस हैं भैया, दिमाग में सेट हो गई आपके।
हो गया, समझ में आ गया। अब थोड़ी सी बात करें बच्चा पिस्टल के बारे में बात करें, आओ चलो अब पिस्टल के बारे में बात करते हैं आपसे। अब हम बात करते हैं बच्चा पिस्टल के बारे में। तो देखो, अब मैं पिस्टल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, पिस्टल कहो कार्पल कहो, आपकी एनसीईआरटी में सेम बात है, ठीक है, वैसे डिफरेंस होता है। अब सुनो मेरी बात, आपको नहीं याद रखना, पिस्टल कार्पल सेम है आपके लिए। अब सुनो, पिस्टल के एक्चुअली में 3 पार्ट्स होते हैं बच्चा, एक होता है स्टिग्मा, एक होता है स्टाइल, एक होता है ओवेरी। बच्चा एक होता है स्टिग्मा, एक होता है स्टाइल, एक होता है ओवेरी। बच्चा मेरे साथ बोल, रिपीट कर, पिस्टल के आपके क्या होते हैं बच्चा, आपके 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी, स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी। मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं जो एनसीईआरटी ने दे रखा है आपका। देखो ये आपका डायग्राम कहाँ गया, ये देखो, ये दे रखा है इन्होंने, क्या दे रखा है इन्होंने जो है, अ डाइसेक्टेड फ्लावर, अ डाइसेक्टेड फ्लावर ऑफ हिबिस्कस। इन्होंने क्या करा, हिबिस्कस का जो है डाइसेक्टेड फ्लावर लिया है जो उसका पिस्टल दिखा रहा है, ठीक है, सिर्फ पिस्टल इन्होंने लिया है। आपको यहाँ पर एक चीज देखने को मिलेगी, पता है क्या, जरा देखो ध्यान से, जो है स्टिग्मास अलग है और सबके स्टिग्मा जो है स्टाइल सबकी एक है, ये आपको देखने को मिलती है हिबिस्कस के अंदर, ये चीज समझ रहे हो, हिबिस्कस में जो है आपको ये चीज देखने को मिलती है। तो देखो ये आपको ऊपर के पार्ट दिख रहे हैं स्टिग्मास, ये देखो स्टाइल, तो होता क्या है, इनके स्टाइल सारे फ्यूज हुए हैं, वो फ्यूज हो जाते हैं बच्चा, एक ही स्टाइल इनका क्या हो जाता है, बन जाता है। और देखो आपको जो है स्टिग्मास सबके अलग अलग दिख रहे हैं, ठीक है, ये कंडीशन आपको देखने को मिलती है हिबिस्कस में, ये मैंने आपको डिस्कस करी है इसकी फैमिली के अंदर, ठीक है। चाइना रोज, देखो ये इसकी ओवेरी दिख रही है, और आपके जो है ये किस पर प्रेजेंट है बच्चा, थैलेमस पर आपकी प्रेजेंट है। तो ये डायग्राम आपका एनसीईआरटी ने दे रखा है, आप याद रखोगे ये डायग्राम किसका है, ऐसा डायग्राम आपको दिखेगा, ये हिबिस्कस का है। ये किसका दे रखा है एनसीईआरटी ने, हिबिस्कस का दे रखा है, ठीक है। और मैंने जो आपको फैमिलीज पढ़ाई है मॉर्फोलॉजी में, वहां पर इसका डिस्कशन करा है, इस कंडीशन का, ठीक है। चलो आओ देखो, अब जो है आपके साथ मैं लिखना शुरू करता हूं और मैं डायग्राम बनाता हूं। जरा देखो, अब आप हेडिंग डालोगे पार्ट्स ऑफ पिस्टल, आप हेडिंग डालो पार्ट्स ऑफ पिस्टल, पार्ट्स ऑफ पिस्टल, यानी कि हम पिस्टल के पार्ट्स की बात कर रहे हैं, पार्ट्स ऑफ पिस्टल, पार्ट्स ऑफ पिस्टल। जरा देखो, आप जब पिस्टल को देखते हो तो आपको पिस्टल बच्चा कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ता है, आपको पिस्टल कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ता है। ग्रीन कलर से ही बनाया जाए, चलो ग्रीन कलर से ही बनाते हैं। तो देखो ये होता है उसका लैंडिंग पार्ट, किसी भी पिस्टल का ये है बच्चा लैंडिंग पार्ट, जिसको आप कहते हो स्टिग्मा। फिर उसमें से एक ट्यूब जैसा लॉन्ग स्लेंडर, आपको इलोंगेटेड स्लेंडर स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, जिसको कहते हैं स्टाइल। और जो है फिर एक बल्ज्ड पार्ट आपको दिखता है बेस पर, जिसको आप कहते हो बच्चा ओवेरी, जिसको आप कहते हो बच्चा ओवेरी। और ये जो है आपका किसके ऊपर प्रेजेंट है, थैलेमस के ऊपर प्रेजेंट है। ये जो है आपका किसके ऊपर प्रेजेंट है बच्चा, ये आपका प्रेजेंट है थैलेमस के ऊपर। तो देखो इस तरीके से मैं बना देता हूं बच्चा थैलेमस, तो ये हो गया आपका थैलेमस। तो मैं जो है आपकी यहाँ पर नेमिंग कर देता हूं। तो ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है बच्चा, ये आपका क्या है, ये है आपका स्टिग्मा, ये है मेरे बच्चे आपका स्टिग्मा, राइट। ये जो आपको इलोंगेटेड स्लेंडर वाला पार्ट दिख रहा है, ये है आपका स्टाइल। और जो बेस पार्ट आपको दिख रहा है, जो कि आपका कैसा है, आपको जो बच्चा बेसल पार्ट दिख रहा है, बल्ज्ड पार्ट, फूला हुआ स्वेलन वाला पार्ट दिख रहा है, इसको आप कहते हो ओवेरी। और ये तीनों मिलके बनाते हैं आपके पिस्टल, और ये जिस पर प्रेजेंट है वो है बच्चा आपका थैलेमस, वो है बच्चा आपका थैलेमस। तो अब हम जो है एक एक करके स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी के बारे में आपका क्या करने वाले हैं बच्चा, बात करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी के बारे में बात करने वाले हैं। अब जरा ध्यान से सुनना मेरी बात, ये आपको ओवेरी दिख गई सर, बिल्कुल दिख गई। तो देखो ओवेरी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ओवेरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं बच्चा स्पेस, जिसको आप कहते हो कैविटी, ठीक है। ओवेरी के अंदर प्रेजेंट है बच्चा स्पेस, जिसको आप कहते हो बच्चा क्या, कैविटी, जिसको आप कहते हो बच्चा कैविटी, राइट। हाँ सर बिल्कुल, हमें समझ में आ गया, हम उसको कहते हैं आपका कैविटी, हम उसको कहते हैं कैविटी। और ये जो कैविटी होती है बच्चा, इसको हम कहते हैं ओवेरियन कैविटी, और इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम कहते हैं लोक्यूल। तो आपका लोक्यूल कहाँ प्रेजेंट है, तो आप कहोगे लोक्यूल आपका प्रेजेंट है
ओवेरी के अंदर। लोक्यूल कहाँ प्रेजेंट है? ओवेरी के अंदर। और उस लोक्यूल में कौन देखने को मिलता है? उस लोक्यूल में आपको देखने को मिलता है बच्चा ओव्यूल। उस लोक्यूल में आपको देखने को मिलता है ओव्यूल। बताओ क्या इतना आपको समझ में आया? तो मैं लिखूं इस बात को? चलो आओ लिखते हैं। तो देखो पहले मैं ऐसा करता हूं, ओव्यूल बना ही देता हूं अंदर। तो ये देखो ओव्यूल मैं आपके लिए बना देता हूं। ये देखो मैं ओव्यूल आपके लिए बना देता हूं, राइट। ये देखो ये मैंने बना दिया बच्चा ओव्यूल, ये मैंने बना दिया ओव्यूल। तो जरा ध्यान से देखो, ये जो आपको दिख रहा है बच्चा, ये जो अंदर का स्पेस है इसको आप कहते हो क्या? इसको आप कहते हो ओवेरियन कैविटी या फिर लोक्यूल। इसको आप कहते हो ओवेरियन कैविटी या फिर लोक्यूल। ओवेरियन कैविटी स्लैश लोक्यूल। तो मैं लिख सकता हूं क्या? मैं यहां पर ये कह सकता हूं कि ओवेरी कंटेन्स, मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूं, ओवेरी कंटेन्स ओवेरियन कैविटी स्लैश लोक्यूल। क्या मैं ये लिख सकता हूं? आप कहोगे बिल्कुल। और इसके अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है? इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं बच्चा, इसके अंदर जो है आपको देखने को मिलता है क्या? ये जो आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर गोल गोल जो मैंने बनाया है बच्चा, ये है आपका क्या? ये है आपका ओव्यूल। और आप ये भी याद रखोगे जो ओव्यूल है इसी को हम कहते हैं मेगा स्पोरेंजिया। ओव्यूल जो है इसको हम कहते हैं बच्चा मेगा स्पोरेंजिया। मेगा स्पोरेंजिया। तो अब से आप जो है ओव्यूल को क्या बोलोगे? मेगा स्पोरेंजिया बोलोगे। ओव्यूल को आप क्या बोलोगे बच्चा? मेगा स्पोरेंजिया बोलोगे। बताओ क्या यहां तक किसी को कोई भी समस्या है? भैया स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी, ओवेरी के अंदर क्या प्रेजेंट है? कैविटी यानी कि स्पेस, जिसको कहते हो ओवेरियन कैविटी या फिर लोक्यूल। ठीक है, तो इस लोक्यूल के अंदर, कैविटी के अंदर आपको देखने को मिलते हैं बच्चा ओव्यूल्स, जिसको आप कहते हो बच्चा क्या? मेगा स्पोरेंजिया। अब ये ओव्यूल्स जो है बच्चा आपके जो ओवेरी की वॉल है उससे अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ क्या? आपके यहाँ पर प्रेजेंट होता है प्लेसेंटा। बट ये प्लेसेंटा से डायरेक्टली अटैच नहीं है। प्लेसेंटा से क्या होता है? आपका एक जो है आपका स्ट्रक्चर निकल रहा है, मतलब उसको आप कहते हो क्या? स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको आप कहते हो बच्चा फ्यूनिकल, जो कि अगले डायग्राम में आपको क्लियरली दिखेगा। तो मैं यहाँ पर जो है प्लेसेंटा को मेंशन कर देता हूँ, या फिर मैं सिर्फ लिख देता हूँ। तो ये आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट बिल्कुल। तो ये है आपका प्लेसेंटा। ये वाला जो पार्ट है बच्चा वो ये है आपका प्लेसेंटा। ये है आपका प्लेसेंटा। अब इस प्लेसेंटा से ध्यान से देखो, इस प्लेसेंटा से जो है आपके एक स्ट्रक्चर ऐसा गया, एक स्ट्रक्चर ऐसा गया। मैंने क्योंकि यहाँ पर आपके दो ओव्यूल दिखाए हैं, दो ओव्यूल दिखाए हैं। आपको ये भी पता होगा जब ओवेरी फर्टिलाइज हो जाती है तो जो आपका ओव्यूल होता है मेरे बच्चे, वो ओव्यूल आपका सीड में कन्वर्ट हो जाता है। और जो ओवेरियन, जो आपको ओवेरी की वॉल होती है बच्चा, वो आपकी फ्रूट वॉल में कन्वर्ट हो जाती है। ये बात मैंने आपको मॉर्फोलॉजी में बताई थी, ठीक है। और बाकी अगर आपने किसी और से मॉर्फोलॉजी पढ़ी होगी तो वहां पर आपको टीचर्स बताते हैं। तो कुछ ऐसा आपको जो है अंदर का सूरत हाल देखने को मिलता है, ठीक है। अब जरा देखो मैं आपको एक क्लियर डायग्राम दिखाता हूं, मैं आपको एक क्लियर डायग्राम दिखाता हूं, जरा देखो। ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, जरा ध्यान से देखो। यहाँ पर आपको ये वाला जो पार्ट दिख रहा है बच्चा, ये है आपका प्लेसेंटा। ये है आपका प्लेसेंटा। अब देखो ये है वो फ्यूनिकल वाला पार्ट जिसको आप फ्यूनिक्यूलस कह रहे हो। फ्यूनिकुलस आप किसको कह रहे हो? आप सिंगुलर को कह रहे हो। तो ये है वो फ्यूनिकल वाला पार्ट बच्चा, ठीक है। ये है बच्चा ओवेरी की वॉल, जो आगे जाके क्या बन जाएगी? पेरिकार्प बन जाती है। पेरिकार्प मतलब फ्रूट वॉल। ये है लोक्यूल बच्चा, जिसको आप कहते हो ओवेरियन चैम्बर या फिर ओवेरियन कैविटी। और ये है अंदर ओव्यूल, जो कि आगे जाके क्या बन जाएगा? सीड बन जाता है, जो कि आगे जाके फ्रूट का सीड बन जाता है। तो ये क्रॉस सेक्शन दिखाया है किसका बच्चा? राइपेंड ओवेरी का, यानी कि फ्रूट का। क्या आपको क्लियरली दिख रहा है? आपको यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा प्लेसेंटा जो है बच्चा क्या कर रहा है? आप देखो जो ओव्यूल है ना, वो जो है आपका प्लेसेंटा ओव्यूल से अटैच तो है, बट विद द हेल्प ऑफ फ्यूनिकल। एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जिसको आप कहते हो फ्यूनिकल। तो क्या आपको प्लेसेंटा और फ्यूनिकल में डिफरेंस समझ में आ गया? बताओ। जो पॉइंट आपको दिख रहा है वो है बच्चा आपका प्लेसेंटा, बट प्लेसेंटा डायरेक्टली अटैच नहीं है किससे? ओव्यूल से। वो एक जो है स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू अटैच है, जिसको आप कहते हो फ्यूनिकल। बताओ क्या आपको इतना क्लियर हो गया?
तो क्या मैं यहाँ पर एक बात लिख सकता हूँ कि प्लेसेंटा जो है क्या करता है बच्चा, प्लेसेंटा बियर्स आपके क्या कह सकते हो, प्लेसेंटा बताओ कहाँ पर प्रेजेंट है। चलो मैं उसी डायग्राम में लिखता हूँ, यहाँ से आपने देख लिया। तो क्या मैं प्लेसेंटा के बारे में ये बात लिख सकता हूँ क्या कि भैया प्लेसेंटा एक तो आपका प्रेजेंट है किसके अंदर, ओवेरियन कैविटी के अंदर। तो मैं क्या लिख दूं यहाँ पर, लोकेटेड इनसाइड लोक्यूल, लोकेटेड इनसाइड लोक्यूल। क्या ये बात बिल्कुल सही है? आप कहोगे हाँ सर। तो आपका जो प्लेसेंटा है वो लोकेटेड है कहाँ पर, लोक्यूल में, ठीक है। और इसके अलावा क्या मैं लिख सकता हूं, इट बियर्स वॉट, ये क्या धारण करता है, ये क्या बियर करता है, इट बियर्स ओव्यूल। ये जो है आपका प्लेसेंटा बियर करता है ओव्यूल थ्रू अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्यूनिकल। बताओ क्या आपको समझ में आ गया? हाँ या ना बताओ मुझे। अब स्टिग्मा स्टाइल ओविरी के बारे में थोड़ी बातें लिखी जाए, बिल्कुल चलो लिखते हैं, अगले पेज पर लिखते हैं। तो आप क्या करोगे बच्चा, पॉज करोगे और इस डायग्राम को बनाओगे। पहले तो पॉज करो और इस डायग्राम को बना लो। हो गया पॉज, बना लिया। अब एक बार आप इसको तो बना लो, इसके साथ साथ उस डायग्राम को भी बनाओ। हो गया। अब जरा आप इस वाले डायग्राम को भी बनाओ, पॉज करो और इस वाले डायग्राम को बना लो। ओवेरी की वॉल बच्चा पेरिकार्प तब कहलाती है जब वो आपका क्या हो जाता है बच्चा, आपका फ्रूट में डेवलप, समझ रहे हो। सीड आपका ओव्यूल जो है आगे जाके क्या होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, वो सीड बनना है उसका, ठीक है। रैपिड ओवेरी में कुछ आपको ऐसे देखने को मिलता है, जैसे कि आपने कभी वो देखा है, क्या कहते हैं, आपको अभी मैं डिस्कस भी करूंगा। जैसे आपने पपाया देखा, पपाया, पपाया में कई सारे बीज आपको देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली क्या है बच्चा, वो कई सारी जो है आपके ओव्यूल्स थे, बाद में क्या हुआ वो सीड बन गए, ठीक है। हो गया। अब देखो आगे, अब आप स्टिग्मा स्टाइल ओवीरी के बारे में लिख लो। सबसे पहले स्टिग्मा के बारे में लिख लो। तो स्टिग्मा के बारे में आप क्या लिखोगे, ये कैसा पार्ट है, एक मिनट, ये क्या लैंडिंग पार्ट है बच्चा, ये काम करता है एज अ लैंडिंग पार्ट की तरह, क्योंकि इसी के ऊपर आके पोलन ग्रेन गिरते हैं। तो आप लिख लोगे एक्ट एज लैंडिंग पार्ट फॉर पोलन ग्रेन, एक्ट एज लैंडिंग प्लेटफॉर्म, एक्ट एज लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन्स, फॉर पोलन ग्रेन्स, फॉर पोलन ग्रेन्स, राइट। इसके बाद आ जाएगा बच्चा आपका स्टाइल। स्टिग्मा की बात करते हैं हम स्टाइल के बारे में, तो जरा देखो स्टाइल के बारे में। तो आप यहाँ पर लिखोगे स्टाइल जो है बच्चा, स्टाइल आपको कैसा दिख रहा है जरा ध्यान से देखो। क्या आपको इलोंगेटेड स्लेंडर स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है? बिल्कुल सर, ये है आपका इलोंगेटेड, आप लिखोगे इलोंगेटेड कॉमा सिलेंडर स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक। इसके अलावा जरा देखो स्टाइल आपका कहां पर प्रेजेंट है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि जो स्टाइल है बच्चा वो स्टिग्मा के नीचे प्रेजेंट है, बिलो प्रेजेंट है, बीनीथ प्रेजेंट है। तो आप लिख लोगे प्रेजेंट बीनीथ, बीनीथ का मतलब होता है बच्चा बिलो, तो आप बिलो ही लिख लो सीधे डायरेक्ट, प्रेजेंट बिलो स्टिग्मा। करता क्या है जरा ध्यान से देखो, स्टाइल जो है बच्चा क्या कर रहा है, स्टाइल जो है स्टिग्मा को ओवेरी से जोड़ने का काम कर रहा है। तो आप लिख दोगे कनेक्ट स्टिग्मा टू ओवेरी। ये क्या करता है, कनेक्ट स्टिग्मा टू ओवेरी, कनेक्ट स्टिग्मा टू ओवेरी। ये जो है स्टिग्मा को ओवेरी से जोड़ने का काम कर रहा है कौन, स्टाइल। इसके अलावा एक बात बताओ, जो पोलन ट्यूब बनेगी भैया, आप एक चीज देखो, पोलन ग्रेन क्या करेगा, स्टिग्मा पे आके जो है लैंड कर जाएगा, उसके बाद क्या होगा वो पोलन ट्यूब बनाने लगेगा। तो वो पोलन ट्यूब जो है पार करना, अगर ओवेरी तक उसको पहुंचना है तो बच्चा क्या उसको स्टाइल पार करनी पड़ेगी। तो स्टाइल ने क्या करा, स्टाइल ने एक जो है आपका रास्ता जो है क्या करा, उसको प्रोवाइड करा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है पैसेज किसके लिए, पोलन ट्यूब की ग्रोथ के लिए। आप देखोगे स्टाइल जो है आपको हॉलो देखने को मिलती है, ठीक है, यही रीजन है हॉलो होने का उसका। तो आप यहाँ पर लिखोगे क्या बच्चा, आप यहाँ पर लिखोगे स्टाइल जो है क्या करती है, प्रोवाइड करती है पैसेज। तो आप लिखोगे प्रोवाइड पैसेज, प्रोवाइड पैसेज फॉर, प्रोवाइड पैसेज फॉर पोलन ट्यूब ग्रोथ, प्रोवाइड पैसेज फॉर पोलन ट्यूब ग्रोथ। तो भैया पोलन ट्यूब की ग्रोथ के लिए क्या करती है, ये पैसेज आपका प्रोवाइड करती है।
बताओ, स्टाइल के बारे में आपकी चीजें क्लियर हो गई। अब जो है थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम ओवेरी के बारे में। तो ओवेरी के बारे में आपको यही बात लिखनी है कि भैया ये जो है आपका बेसल पार्ट है और आपका कैसा है, बल्ज्ड पार्ट है। बल्ज्ड मतलब स्वेलन पार्ट है ये आपका, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखोगे क्या, स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी के बारे में भी अब यहाँ पर आप लिख लो। इसलिए मैं कहता हूं जिसको यार बायोलॉजी में डायग्राम्स बहुत क्लियर होते हैं ना, अब आप एक चीज देखो, मैं जितने भी यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हैं ना, अगर किसी को डायग्राम क्लियर है और वो प्रोसेस को समझ लेता है तो आप देखोगे सारी की सारी ऑब्जर्वेशन हैं ये, आपको क्लियरली दिख रहा है। स्टिग्मा कैसा है, लैंडिंग पार्ट है भैया, उसके ऊपर आके गिर रहा है पोलन ग्रेन तो लैंडिंग पार्ट कह दिया। स्टाइल कैसा दिख रहा है सर, लंबा और पतला दिख रहा है, ठीक है, एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है। कहां पर प्रेजेंट है सर, स्टिग्मा के नीचे प्रेजेंट है। कर क्या रहा है, स्टिग्मा को ओवेरी से जोड़ रहा है, डायग्राम क्लियर है। तो क्या रटने का कोई पॉइंट हुआ, नहीं सर। क्या कर रहा है बच्चा, जब वो गिरेगा तो पोलन ट्यूब बनाएगा, तो पोलन ट्यूब को रास्ता कौन दे रहा है ओवेरी तक पहुंचने के लिए, भैया इन दोनों को जोड़ने वाला एक ही तो रास्ता है, स्टाइल। तो स्टाइल ही तो क्या करेगा, उसको जो है पैसेज प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और और डायग्राम से क्लियरली पता लग रहा है ओवेरी कैसी है, फूली हुई है और कैसी है, बेसल है भैया, ठीक है। तो आप लिखोगे ओवेरी कैसी है, तो आप यहां पर लिखोगे बेसल, बेसल कॉमा स्वेलन कह सकते हो, बल्ज्ड कह सकते हो, स्वेलन स्लैश बल्ज्ड पार्ट ऑफ पिस्टिल। ये हो गया बच्चा आपका ओवेरी का डिस्क्रिप्शन। बताओ क्या किसी को कोई समस्या आई, नहीं मुझे नहीं लगता किसी को कोई समस्या होगी, हो गया क्लियर। तो चलो ऐसा करो, मैं हट गया हूं, अब आप क्या करोगे बच्चा, यहाँ पर इसको पॉज करोगे और नोट कर लोगे, मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं, ठीक। इसके बाद मैं बात करूंगा बच्चा आपसे थोड़ी नंबर ऑफ ओव्यूल्स के बारे में। देन मैं जो है ओव्यूल का स्ट्रक्चर आपसे जो है क्या करूंगा, ओव्यूल का जो स्ट्रक्चर है वो मैं आपसे क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो आप ऐसा करो, नो, एक मिनट रुको, मैं पॉज कर देता हूँ, रुको अपने एंड से, जिससे मैं थोड़ा पानी पी लूँ पहले, रुको। चलो मैंने पानी पी लिया, अब आपने जो है नोट कर लिया होगा, किसी ने नोट नहीं करा है तो पॉज कर लो और नोट कर लो। तो अभी अभी मैंने एक बात कही थी आपसे, क्या कि कभी आपने पपाया खाया है, आपने कहा हाँ सर। तो जब आप पपाया खाते हो तो आपने पपाया को देखा होगा, ठीक है। आपने पपाया खाया होगा तो आप पपाया को काटते होंगे और आप देखते होंगे कई सारे काले काले जो है आपको स्फेरिकल स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, जिसको बीज कहते हैं, हम क्या कहते हैं बच्चा, सीड कहते हैं, ठीक है। तो आपको कई सारे सीड देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, ओव्यूल ही आगे जाके क्या बनना है बच्चा, सीड बनता है, ठीक है। दैट मीन्स जिसके अंदर इतने सारे सीड हैं, क्या उसके अंदर ओव्यूल भी रहे होंगे, भाई वही तो सीड बनते हैं, तो उतने सारे ओव्यूल रहे होंगे। जैसे कि आपने वाटरमेलन खाया तो वाटरमेलन के अंदर देखे हैं आपने कितने सारे बीज निकलते हैं, हाँ सर उसके अंदर भी आपके निकलते हैं, ठीक है। तो उसी के बेसिस पर हम आपके नंबर ऑफ ओव्यूल्स की बात करेंगे। किसी के अंदर तो आपको सिंगल ओव्यूल देखने को मिलता है, किसी के अंदर आपको मल्टीपल ओव्यूल्स देखने को मिलते हैं। सिंगल ओव्यूल, आपने आम खाया है, कितनी गुठली निकलती है सर, एक। दैट मीन्स एक ही वहां पर क्या था बच्चा, ओव्यूल था, समझ रहे हो। वीट, वीट क्या है बच्चा, वीट में भी जो है आपका सिंगल ओव्यूल होता है। पैडी, पैडी में क्या है, पैडी में भी वो सिंगल ओव्यूल है, ठीक है। और मैनी ओव्यूल्स के तो मैंने एग्जांपल दे दिए, पपाया हो गया, वाटरमेलन हो गया, इसके अलावा ऑर्किड और होता है बच्चा, ठीक है। अब जरा देखो, आप यहां पर लिखो नंबर ऑफ ओव्यूल्स, नंबर ऑफ ओव्यूल्स, नंबर ऑफ ओव्यूल्स। तो एक तरफ आ गया बच्चा आपका सिंगल ओव्यूल, एक तरफ आ गया मैनी ओव्यूल्स, या फिर आप मल्टीपल ओव्यूल्स भी कह सकते हो। तो एक तरफ तो मैं लिख देता हूं बच्चा क्या आपके, आप लिखो सिंगल ओव्यूल, सिंगल ओव्यूल। और ये ओव्यूल ही आगे जाके क्या बनने वाला है, फ्रूट। सिंगल ओव्यूल, और आप यहां पर लिख दो मैनी ओव्यूल्स, मैनी ओव्यूल्स यानी कई सारे ओव्यूल्स हैं। अब बच्चा क्या यही ओव्यूल आगे जाके सीड बनता है, तो क्या मैं ब्रैकेट में यहां पर सिंगल सीड भी लिख सकता हूं, बताओ हाँ या ना। क्या मैं सिंगल सीड भी लिख सकता हूं, आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो। और मैनी ओव्यूल्स की जगह मैं ब्रैकेट में ये भी तो लिख सकता हूं, मैनी सीड्स, बिल्कुल, क्योंकि ओव्यूल ही आगे जाके क्या बनता है बच्चा, सीड बनता है। तो आओ चलो अब इनके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं भैया, अब इनके एग्जाम्पल्स की बात हम कर लेते हैं। तो देखो जब मैं एग्जाम्पल की बात करता हूं बच्चा, तो यहां पर एग्जाम्पल में आ जाएगा आपका वीट, एग्जाम्पल में आ जाएगा पैडी, और आ जाएगा आपका मैंगो,
बताओ क्या ये एग्जाम्पल्स याद करने में किसी को कोई समस्या होगी? नहीं यार, ये आप देखते हो डेली, आपको पता है। आप पपाया देखते हो, आपको पता है कई सारे बीज होते हैं पपाया में। आपने वाटरमेलन देखा है। तो बताओ क्या एग्जाम्पल्स याद करने में किसी को कोई समस्या होगी? तो आप यहाँ पर लिखोगे ऑर्किड, आप लिखोगे पपाया, आप लिखोगे वाटरमेलन, आप लिखोगे बच्चा वाटरमेलन। अब आप ऐसा करो, इसको करो नोट। देन उसके बाद मैं स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल आपके साथ जो है डिस्कस करूंगा। पहले मैं ड्रॉ करूंगा ओव्यूल का स्ट्रक्चर, और ड्रॉ करते करते ही आपको जो है क्या होगा बच्चा, मैं आपको समझाता हुआ चलूंगा, और जो उसके पॉइंट्स होंगे उसके बाद मैं आपको वो सारे पॉइंट्स लिखा दूंगा और एनसीईआरटी पढ़ा दूंगा। तो पॉज करो और इसको नोट करो। हो गया? अब आगे देखो, आप अगला टॉपिक डालो, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। तो नेक्स्ट टॉपिक है वो आ जाता है आपका स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, क्या ओव्यूल को मैं मेगास्पोरेंजियम कहता हूं? बिल्कुल सर, मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम मतलब हम सिंगल ओव्यूल की बात कर रहे हैं बच्चा, ठीक है। मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम, और इसी को आप कहते हो बच्चा ओव्यूल। ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं ओव्यूल। तो अब हम जो है इसका स्ट्रक्चर क्या करेंगे बच्चा, ड्रॉ करेंगे। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो स्ट्रक्चर आपको ओव्यूल का देखने को मिल रहा है ना बच्चा, वो अलग अलग आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे एंजियोस्पर्म में जो मोस्ट कॉमन आपको ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जो उसकी पोजीशन है, उसको आप कहते हो एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल जो है बच्चा वो क्या है, जो स्ट्रक्चर मैं आपके आगे अभी यहाँ पर ड्रॉ करूंगा उसको मैं कहता हूं एनाट्रोपस ओव्यूल, जो कि मोस्ट कॉमन ओव्यूल है किसमें बच्चा, आपके एंजियोस्पर्म में। और भी तरह के आपको ओव्यूल देखने को मिलते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर पहले लिख देता हूं, फिर मैं आपको जो है डायग्राम आपके लिए लेके आया हूं। तो मैं जो आपको ओव्यूल का स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रॉ करूंगा वो कैसा है, वो है आपका एनाट्रोपस ओव्यूल। वो है बच्चा आपका एनाट्रोपस ओव्यूल, वो है आपका एनाट्रोपस ओव्यूल। और ये जो एनाट्रोपस ओव्यूल आपके आगे मैं ड्रॉ करूंगा, ये मोस्ट कॉमन है किसमें, आपके एंजियोस्पर्म में, ठीक है। अब देखो मैं बाकी कैसे होते हैं मैं आपको दिखा देता हूं। तो देखो यहाँ पर टाइप्स ऑफ ओव्यूल आपको दे रखा है। तो देखो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। अगर पोजीशन ऐसी दिखती है किसी ओव्यूल की तो हम उसको कहते हैं ऑर्थोट्रोपस। अगर पोजीशन ऐसी दिख रही है बच्चा तो उसको हम कहते हैं हेमीट्रोपस। और अगर पोजीशन कुछ ऐसे दिखती है तो हम उसको कहते हैं कैम्पाइलोट्रोपस, ठीक है। अगर ऐसी दिखती है तो आप कहते हो एम्फीट्रोपस। और जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं और जो मोस्ट कॉमन है, आपको कुछ पोजीशन ऐसी दिखती है चैलेजल, और देख रहे हो माइक्रो, सी और एम जो आपको दिख रहा है, सी मतलब बच्चा चैलेजल एंड, एम मतलब माइक्रोपाइल एंड। तो कुछ ऐसी जब आपको कंडीशन देखने को मिलती है 180 डिग्री की, देख रहे हो अपोजिट है बिल्कुल, तो आपको एनाट्रोपस देखने को मिलता है। फिर एक आपको कुछ इस तरह की पोजीशन देखने को मिलती है जो कि है सर्सिनोट्रोपस। तो आपको जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स देखने को मिलते हैं एंजियोस्पर्म्स में, समझ रहे हो। बट जो मोस्ट कॉमन है बच्चा वो है आपका एनाट्रोपस टाइप, और यही मैं आपके आगे ड्रॉ करके बताने वाला हूं। आपको अंदर ऐसा ओव्यूल देखने को मिलता है, इनसाइड ओवेरी, इनसाइड ओवेरी आपको ऐसा ओव्यूल देखने को मिलता है एनाट्रोपस, जो कि मोस्ट कॉमन है, राइट। तो जो हमें पढ़ना है वो है बच्चा आपका एनाट्रोपस, वो है आपका एनाट्रोपस। मैंने आपको आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दिए हैं कि भैया ऑर्थोट्रोपस, हेमीट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस, एम्फीट्रोपस, एनाट्रोपस, सर्सिनोट्रोपस, इतने तरह के ओव्यूल्स आपके होते हैं। बट जो मोस्ट कॉमन आपको पढ़ना है वो है एनाट्रोपस। एनसीईआरटी ने आपका डायग्राम भी ड्रॉ कर रखा है। अब देखो मैं ड्रॉ करूं एक बार एनाट्रोपस, देखो अब जो है मैं ड्रॉ करना आपका शुरू करता हूं। सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चा, कलर ले लिया जाए आपका, ये वाला। सबसे पहले मैं बना देता हूं बच्चा प्लेसेंटा। तो देखो इस तरीके से मैंने बना दिया आपका प्लेसेंटा। तो देख, ये मैंने बना दिया बच्चा तेरा प्लेसेंटा, ठीक है। ये मैंने बना दिया तेरा प्लेसेंटा। अब तुझे पता है प्लेसेंटा जो है ओव्यूल से जो है बच्चा अटैच है, बट वो जो है किसकी मदद से अटैच है, वो ओव्यूल से अटैच है, बट एक जो है स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर फ्यूनिकल की मदद से अटैच है। तो चलो अब मैं बनाना शुरू करता हूं तेरे लिए स्ट्रक्चर। कलर ले लिया जाए, अब दूसरा कलर ले लेते हैं, पिंक कलर, आओ चलो ले लेते हैं। तो देखो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। हाँ, ये देखो, एक मिनट,
रुको अच्छे से ड्रॉ करते हैं, आओ एक बार मैं स्ट्रक्चर बना लूं फिर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, राइट। जरा देखो ये, अरे यार ये ऊपर से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। रुको अब हम पूरा तो इरेज नहीं करेंगे, अब हम पॉइंट इरेजर का इस्तेमाल करेंगे। तो देखो ये आपका, अरे यार ये तो चपटा सा बनता जा रहा है भाई। अरे यार ये क्या हो गया, कोई ना, चलो देखो ये, अरे यार पेन फिसल गया हाथ से भाई, ये क्या हो रहा है, होल्ड ऑन, रुक मेरे भाई, रुक रुक रुक, देख इस तरीके से देख, ये निकाला मैंने एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जिसको मैं कहता हूँ बच्चा तेरा फ्यूनिकल, जिसको मैं कहता हूँ फ्यूनिकल, दिख रहा है, ये देख अटैच है किससे आपके, ये आपका अटैच है बच्चा किससे, ये आपका अटैच है ओव्यूल की बॉडी से, ये आपका अटैच है किससे, ओव्यूल की बॉडी से। तो देख ये तेरा इस तरीके से हो गया, इसको ऊपर से अभी हम और सही कर देते हैं, एक बार रुक, ये एक मिनट, हाँ अब ठीक है। अब देख थोड़ा थोड़ा शेप लेने लगा है हमें जो स्ट्रक्चर बनाना है ओव्यूल का। अरे यार ये फिर बिगड़ गया, कोई ना अब सही है, आजा देख। अब मैं बनाता हूँ स्ट्रक्चर, जरा ध्यान से तू देखियो, ये तेरा, ये देख, हम्म, हाँ ये बन गया तेरा स्ट्रक्चर, देख जरा ध्यान से, ये देख। तो देख तो ये कुछ इस तरीके से जो है बच्चा ओव्यूल देखने को मिलता है। अब देख जरा ध्यान से, अंदर यहाँ पर कौन प्रेजेंट है, देख अंदर तेरे यहाँ पर जो है कलर ले लिया जाए, दूसरा कलर ले लेते हैं हम बच्चा तेरा रेड, और तुझे देखने को मिलता है यहाँ पर क्या फीम, एक मिनट क्या हो गया, तुझे देखने को मिलता है बच्चा यहाँ पर एम्ब्रियो सैक, जो कि रिप्रेजेंट करता है किसको बच्चा, तेरे फीमेल गैमीटोफाइट को। एम्ब्रियो सैक रिप्रेजेंट करता है फीमेल गैमीटोफाइट को। ये कैसे डेवलप होता है क्या होता है ये अभी हम आगे बात करेंगे, मेगा स्पोरोजेनेसिस अगले लेक्चर में आपको देखने को मिलेगा। होता क्या है, इसको सराउंड कर रहा है, या फिर आप कह सकते हो कि ये जो प्रेजेंट होता है आपका एम्ब्रियो सैक या फिर फीमेल गैमीटोफाइट, ये प्रेजेंट होता है बच्चा विद इन द न्यूसेलस। तो इसके आसपास जो है आपको पेरेनकाइमेटस सेल्स का एक मास देखने को मिलता है। तो आपको क्या देखने को मिलता है, पेरेनकाइमेटस सेल्स का मास आपको देखने को मिलता है। तो आपको जो है इस तरीके से पेरेनकाइमेटस सेल्स का मास इसके आसपास देखने को मिलता है। या फिर आप कह सकते हो कि जो एम्ब्रियो सैक है वो आपका विद इन द पेरेनकाइमेटस सेल्स के मास में प्रेजेंट है, न्यूसेलस में, जिसको आप न्यूसेलस कहते हो। तो देखो कुछ इस तरीके से, ऑल्दो मैंने डायग्राम इतना अच्छा बनाया नहीं है, ठीक है, डायग्राम आपका और अच्छा बनना था, चलो इसको हम और अच्छा करेंगे अभी, रुक जाओ, ये हटाओ, इसको सही करने दो, हटाओ, बड़ा ही गंदा लग रहा है यार, इट्स नॉट लुकिंग अप टू द राइट, इसे बेहतरीन करना होगा। मैं वैसे इतने घटिया डायग्राम्स बनाता नहीं हूँ यार, डायग्राम्स तो मेरे अच्छे ही बनते हैं। ये क्या हो गया, उफ, हाँ ठीक है चलो देखो, नाउ इट्स नाइस। अब जरा ध्यान से देखो, ठीक है, अब जरा मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपसे, अब जरा ध्यान से आप देखिए, क्या आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो ये है बच्चा आपका प्लेसेंटा, ये है आपका प्लेसेंटा, ये है बच्चा आपका प्लेसेंटा, और ये जो आपको दिख रहा है ये है बच्चा बॉडी ऑफ ओव्यूल। ये क्या है, ये है आपकी बॉडी ऑफ ओव्यूल, ये है बॉडी ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल की बॉडी है ये, बॉडी ऑफ ओव्यूल, ठीक है। और मैंने कहा था ओव्यूल जो है आपका बच्चा, ओव्यूल की जो बॉडी है वो डायरेक्टली आपकी प्लेसेंटा से अटैच नहीं है, ये अटैच है बट किसकी मदद से, थ्रू अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर,
एंड दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज फ्यूनिकल, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज फ्यूनिकल। अब एक बात बताओ, ये जो ओव्यूल की बॉडी दिख रही है जो फ्यूनिकल से अटैच है, प्लेसेंटा मतलब प्लेसेंटा से अटैच है, किसकी मदद से, फ्यूनिकल की। तो ये जो आपका फ्यूनिकल है ये ओव्यूल की बॉडी पर किसी एक पॉइंट पर अटैच है, और वो पॉइंट कौन सा है, वो पॉइंट क्या आपका ये वाला पॉइंट है, बताओ हाँ या ना। आप कहोगे हाँ सर वो ये वाला पॉइंट है। तो जिस पॉइंट पर ये आपका फ्यूनिकल अटैच है बॉडी ऑफ ओव्यूल से बच्चा, उसको मैं कहता हूं हाइलम, उसको मैं कहता हूं हाइलम, उस पॉइंट को मैं कहता हूं हाइलम। बताओ क्या आपको इतना समझ में आया, पहले इतनी बात करो, क्या आपको इतना समझ में आया हाँ या ना, इतना बताओ मुझे। मैंने आपसे कहा बच्चा आपका जो प्लेसेंटा है वो ओव्यूल से अटैच है, बट वो डायरेक्टली अटैच नहीं है, वो फ्यूनिकल की मदद से अटैच होता है। तो ये जो फ्यूनिकल है आपका ओव्यूल की जो बॉडी है उससे एक पॉइंट पर अटैचमेंट शो कर रहा है, तो उस पॉइंट को आप कहते हो हाइलम। ठीक है, अब जरा ध्यान से आप देखो, अब थोड़ा हम अंदर की तरफ चलते हैं, जरा देखो ये आपको क्या दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है फीमेल गैमिटोफाइट, जिसको मैं कहता हूं एम्ब्रियोसैक। तो आप याद रखोगे जो एम्ब्रियोसैक है बच्चा वही है आपका फीमेल गैमिटोफाइट। एम्ब्रियोसैक ही आपका क्या है, एम्ब्रियोसैक कहो और फीमेल गैमिटोफाइट, फीमेल गैमिटोफाइट। तो ये जो आपको फीमेल गैमिटोफाइट या एम्ब्रियोसैक दिख रहा है इसको सराउंड कर रखा है मास ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल ने, जिसको आप कहते हो बच्चा न्यूसेलस, जिसको आप कहते हो बच्चा न्यूसेलस, जिनकी प्लॉइडी है डिप्लॉइड, जिनकी प्लॉइडी क्या है बच्चा, जिनकी प्लॉइडी है डिप्लॉइड। मैं यहाँ पर प्लॉइडी भी लिख देता हूँ, न्यूसेलस की डिप्लॉइड है। ठीक है, तो ये आपको दिख गया। अब होता क्या है, इस फीमेल गैमिटोफाइट एम्ब्रियोसैक को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ कवरिंग्स मौजूद हैं जिसको हम कहते हैं इंटेग्यूमेंट। तो ये जो आपको दोनों दिख रहे हैं ये क्या है, ये दोनों इंटेग्यूमेंट है, ये दोनों क्या है बच्चा, इंटेग्यूमेंट है, एक बाहर एक अंदर, एक बाहर एक अंदर। तो देखो ये जो बाहर की तरफ जो प्रेजेंट है बच्चा इसको मैं कहता हूं आउटर इंटेग्यूमेंट, इसको मैं कहता हूं आउटर इंटेग्यूमेंट, आउटर इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट क्या है, प्रोटेक्टिंग कवरिंग्स हैं। और ये जो अंदर की तरफ प्रेजेंट है बच्चा ये है आपका इनर इंटेग्यूमेंट, ये है बच्चा इनर इंटेग्यूमेंट। और ये जो है आगे चल के बच्चा ओव्यूल सीड बनता है, ओव्यूल आपका आगे चल के सीड बनता है। तो ये जो इंटेग्यूमेंट होते हैं, कवरिंग्स होती हैं, ये आगे चल के सीड कोट में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो ये है आपका बच्चा इनर इंटेग्यूमेंट, ये है आपका इनर इंटेग्यूमेंट जो कि क्या है, प्रोटेक्टिव कवरिंग्स हैं, किसके लिए, आपकी एम्ब्रियोसैक के लिए। अब जरा ध्यान से देखो, आपको एक चीज दिखेगी कि ये जो इंटेग्यूमेंट है इसने एम्ब्रियोसैक को चारों तरफ से कवर नहीं कर रखा है, एक स्मॉल ओपनिंग आपको दिख रही है। ऑल्दो मैंने तो काफी बड़ी ओपनिंग दिखा दी है, बट काफी स्मॉल ये ओपनिंग होती है, और इस ओपनिंग को कहते हैं माइक्रोपाइल, इस ओपनिंग को कहते हैं बच्चा माइक्रोपाइल, इस ओपनिंग को कहते हैं बच्चा माइक्रोपाइल, इस ओपनिंग को कहते हैं बच्चा माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल। और इस माइक्रोपाइल के जस्ट जो अपोजिट साइड है बच्चा उसको हम कहते हैं चलेजा, उसको हम कहते हैं चलेजा। इनको हम दो एंड के नाम से भी जानते हैं, जो चलेजा वाली साइड है उसको मैं कहता हूं चलेजल एंड, जो माइक्रोपाइल वाली साइड है मैं उसको कहता हूं बच्चा माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, और मैं आपको ये बात बता दूं, ये जो प्रोटेक्टिव कवरिंग्स इस जगह पर छोड़ी गई हैं, यानी कि जो है आपकी क्या है, ये थ्रू आउट कॉन्टिन्यूअस नहीं है, एक जगह पर बीच में छूट गई है जिसको आप माइक्रोपाइल कर रहे हो, ये वही लोकेशन है जहां से आपकी ट्यूब एंटर करेगी। कौन सी ट्यूब सर, पोलन ट्यूब। भैया ओवेरी के अंदर आएगी तो ओव्यूल के उसे एम्ब्रियोसैक के पास ही तो जाना है। ठीक है, तो वो जो है इसी माइक्रोपाइल एंड से क्या करती है, आपके एंटर करती है। बताओ क्या इस डायग्राम में किसी को कोई समस्या है, क्या ओव्यूल का स्ट्रक्चर सबको क्लियर हो गया। मैं हट रहा हूं एक बार, आप क्या करोगे बच्चा, इसको जो है आप क्या करोगे, पॉज करके बना लोगे। और ये जो पोजीशन है बच्चा ओव्यूल की, इस तरह की पोजीशन को आप कहते हो एनाट्रोपस ओव्यूल। अलग अलग तरह के आपके ओव्यूल आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कैंपाइलोट्रोपस, सर्टिनोट्रोपस, ऑर्थोट्रोपस। बट आपका जो मोस्ट कॉमन एंजियोस्पर्म में आपको जो ओव्यूल देखने को मिलता है वो आपको देखने को मिलता है एनाट्रोपस ओव्यूल। ठीक है, क्या आपको समझ में आ गया पूरा स्ट्रक्चर, माइक्रोपाइल समझ में आ गया, चलेजा समझ में आ गया। माइक्रोपाइल के अपोजिट वाली साइड को बच्चा चलेजा कहते हैं। तो पहले आप माइक्रोपाइल को डिफाइन करते हो फिर आप चलेजा के बारे में बताते हो। ठीक है, समझ में आ गया। अब लिखना शुरू करें, एक एक करके थोड़ी बात मैं बताऊं इनके बारे में। अब जो मैंने आपको बोल के बताया, जैसे हाइलम के बारे में बताया, हाइलम क्या है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है। ठीक है, बॉडी ओव्यूल की बॉडी पर।
जिससे आपका फ्यूनिकल अटैच है जिस पॉइंट पर, ठीक है। अब ये वाली बातें मुझे लिखनी पड़ेंगी ना, जैसे आपकी इंटेग्यूमेंट क्या है, प्रोटेक्टिव कवरिंग्स हैं जो कि प्रोटेक्ट कर रही हैं। मैंने न्यूसेलस के बारे में आपको बताया, पेरेन्काइमेटस सेल्स का मास है, डिप्लॉयड है, ठीक है, जो कि आपका सराउंड कर रहा है किसको, आपके, या आप कह सकते हो कि आपका जो एम्ब्रियो सैक या फिर फीमेल गैमेटोफाइट है वो प्रेजेंट है विद इन द न्यूसेलस। बिल्कुल, तो ये सारे पॉइंट्स मैं आपके लिए लिख देता हूँ, एक बार लिख देता हूँ, फिर आप जब उनको एक दो बार रीड कर लोगे तो फिर आप डायग्राम से देख के ही सारे पॉइंट आपके दिमाग में क्लिक कर जाया करेंगे, बट पहले लिखना जरूरी है। किसी को अगर ड्रॉ करना हो बच्चा तो एक बार मैं हटता हूँ, आप ड्रॉ कर लोगे। और अगर किसी को ड्रॉ नहीं करना है, वो प्रिंट आउट निकलवाना चाहता है, तो बच्चा आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर जाना है, पीडीएफ लेनी है, उनको मर्ज करना है और प्रिंट आउट निकलवा लेना है। इसलिए मैं बच्चा व्हाइट स्लाइड पर पढ़ाता हूँ। मैं भी ब्लैक स्लाइड पर पढ़ा सकता हूँ, वो क्या होता है थोड़ा सा आंखों के लिए ठीक रहता है, इतना व्हाइट कलर के एकदम रिफ्लेक्शन मारता है तो आंखों पे अजीब लगता है, थोड़ा ब्लैक कलर ग्रीन कलर ये सटल लगते हैं, बट फिर इनसे प्रिंट आउट अच्छा नहीं आता, फिर आपको इन्वर्ट करनी पड़ती है इमेज, मेहनत करनी पड़ती है, छोड़ो उस मेहनत को, सिर्फ पढ़ाई में मेहनत करो, ठीक है। बाकी नोट्स वोट्स सारी चीजें चकाचक मिलेंगी, टेंशन मत लो। हो गया, तो अब मैं लिखना शुरू करूं, आओ देखो, चलो लिखते हैं आप। देखो, तो अब आप लिखोगे ओव्यूल के बारे में लिखते हैं पहले, तो ओव्यूल को ही हम कहते हैं मेगा स्पोरेंजियम। मेगा स्पोरेंजियम, मेगा स्पोरेंजियम मतलब बेटा सिंगुलर की बात चल रही है, ठीक है, मेगा स्पोरेंजियम। तो जो आपको ओव्यूल या मेगा स्पोरेंजियम दिख रहा है कैसा स्ट्रक्चर है, बहुत ही ज्यादा स्मॉल स्ट्रक्चर है जो कि प्लेसेंटा से अटैच है, बट किसकी मदद से, फ्यूनिकल की मदद से, किसकी मदद से, फ्यूनिकल की मदद से। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट आप क्या लिखोगे, सबसे पहले आप लिखोगे ये क्या है बच्चा, स्मॉल स्ट्रक्चर है, ये है बच्चा आपका स्मॉल स्ट्रक्चर, स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच्ड टू, एनसीईआरटी ने डायग्राम दे रखा है, इस लिखने के बाद एनसीईआरटी का डायग्राम एक्सप्लेन कर दूंगा। स्मॉल स्ट्रक्चर टू अटैच्ड टू प्लेसेंटा बाय फ्यूनिकल, बाय फ्यूनिकल, ठीक है। फिर आप आगे लिखोगे फ्यूनिकल के बारे में, चलो अब फ्यूनिकल शब्द आ गया तो फ्यूनिकल को डिफाइन कर दो पहले, फिर हाइलम को डिफाइन कर देंगे आपके। तो फ्यूनिकल क्या है, फ्यूनिकल आपका एक स्टॉक है, फ्यूनिकल क्या है आपका, फ्यूनिकल आपका एक स्टॉक है, ठीक है, स्टॉक दैट अटैचेस, दैट अटैचेस दैट अटैचेस ओव्यूल टू प्लेसेंटा, दैट अटैचेस ओव्यूल टू, दैट अटैचेस ओव्यूल टू प्लेसेंटा, दैट अटैचेस ओव्यूल टू प्लेसेंटा, राइट। फिर इसके बाद आ जाएगा बच्चा आपका हाइलम। अब हाइलम के बारे में लिख लो, अब आप हाइलम के बारे में लिख लो। देखो, हाइलम के बारे में आप क्या लिखोगे, ये क्या है, आप लिखोगे रीजन, ये वो प्लेस है, रीजन वेयर, रीजन वेयर फ्यूनिकल फ्यूजेज विद, रीजन वेयर फ्यूनिकल फ्यूजेज विद विद ओव्यूल बॉडी, या फिर बॉडी ऑफ ओव्यूल, विद ओव्यूल बॉडी। तो क्या मैं इसको ये भी कह सकता हूँ ये जंक्शन पॉइंट है किसके बीच का, ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच का, क्योंकि बीच में जंक्शन ही तो पड़ रहा है, बिल्कुल। तो आप लिख सकते हो इट इज अ जंक्शन, जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल, इट इज अ जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। बताओ क्या यहां तक क्लियर है आपका, मैं हटूं एक बार, आप क्या करोगे बच्चा, पॉज करोगे और नोट करोगे, ये वही सब बातें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, बस अब मैं लिख रहा हूं, ठीक है। हो गया, अब इंटेग्यूमेंट के बारे में लिखें, आओ चलो देखो। अब जो है बच्चा इंटेग्यूमेंट के बारे में लिखते हैं आपका, आजा देख, इंटेग्यूमेंट के बारे में अब लिखते हैं आपका। इंटेग्यूमेंट क्या है, प्रोटेक्टिव कवरिंग्स है, इंटेग्यूमेंट्स, इंटेग्यूमेंट्स। तो इंटेग्यूमेंट्स क्या है, इंटेग्यूमेंट्स बच्चा प्रोटेक्टिव कवरिंग है,
इंटेग्यूमेंट्स क्या है आपकी? प्रोटेक्टिव कवरिंग है। इंटेग्यूमेंट्स हैं आपकी बच्चा प्रोटेक्टिव कवरिंग्स। प्रोटेक्टिव कवरिंग्स क्या कर रही हैं बच्चा? ये आपका सराउंड कर रही हैं। प्रोटेक्टिव कवरिंग्स जो कि आपका क्या कर रही हैं? सराउंड करती हैं किसको? न्यूसेलस को। सराउंड दी न्यूसेलस। सराउंड कर रही हैं बच्चा किसको? न्यूसेलस को। एक मिनट यार, ये होल्ड ऑन। सराउंड दी न्यूसेलस। सराउंड द न्यूसेलस। फ्लोइडी क्या है न्यूसेलस की? फ्लोइडी है बच्चा डिप्लॉयड। फ्लोइडी है आपकी डिप्लॉयड। और आप यहां पर लिखोगे ईच ओव्यूल हैज वन और टू इंटेग्यूमेंट। या एक या फिर दो इंटेग्यूमेंट आपके हर ओव्यूल में आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये वाली बात भी आप याद रखोगे, एक या दो इंटेग्यूमेंट हर ओव्यूल में आपको देखने को मिलती हैं। अब माइक्रोपाइल की बात करें, आओ चलो अब माइक्रोपाइल की बात करते हैं। माइक्रोपाइल, आप में शायद कोई ये सोच रहा होगा सर इंटेग्यूमेंट में आपने एक बात नहीं लिखाई, कौन सी? कि सर ये जो है थ्रू आउट कवर नहीं करती हैं, एक एक एरिया को छोड़ देती हैं। तो वो वाली बात मैं माइक्रोपाइल में लिखवाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी है कि माइक्रोपाइल कैसे फॉर्म होता है आपका। ठीक है, वो आप दोनों जगह बता सकते हो। वहां भी मैं चाहता तो डिस्क्राइब कर सकता था उस पॉइंट को, बट माइक्रोपाइल में मैं बता दूंगा। तो माइक्रोपाइल क्या है? एक्चुअली में एक स्मॉल ओपनिंग है बच्चा। स्मॉल ओपनिंग एट टिप ऑफ ओव्यूल। एट टिप ऑफ ओव्यूल। एट टिप ऑफ ओव्यूल। आपको मैं एक बात और बताऊं, जो ये जो माइक्रोपाइल है ना बच्चा, ये आपकी टिप है ओव्यूल की। तो जो चैलेजा है वो इसका जस्ट अपोजिट है। तो चैलेजा जो है वो आपका क्या हो गया? ओव्यूल का बेसल पार्ट हो गया। वो क्या हो गया? ओव्यूल का आपका बेसल पार्ट। अगर मैं माइक्रोपाइल को टिप कह रहा हूं तो बच्चा वो क्या हो गया? वो बेसल पार्ट हो गया ना, और खुद ब खुद बिल्कुल। तो माइक्रोपाइल है आपकी स्मॉल ओपनिंग एट द टिप ऑफ ओव्यूल। एट द टिप ऑफ ओव्यूल। अब आप आगे लिख लोगे क्या? ये बनी कैसे? फॉर्म्ड, आप लिखोगे बच्चा ड्यू टू फॉर्म्ड ड्यू टू इनकम्प्लीट। फॉर्म्ड ड्यू टू इनकम्प्लीट। फॉर्म्ड ड्यू टू इनकम्प्लीट फ्यूजन ऑफ। फॉर्म्ड ड्यू टू इनकम्प्लीट फ्यूजन ऑफ इंटेग्यूमेंट्स। फ्यूजन ऑफ इंटेग्यूमेंट्स। फ्यूजन ऑफ इंटेग्यूमेंट्स, राइट। और मैंने आपको ये बात और बताई थी, यही वो पॉइंट है, इसी ओपनिंग से क्या करेगा आपका पोलन ट्यूब जो है इसमें घुसेगा। तो आप कह सकते हो ये क्या है? एंट्री पॉइंट है किसके लिए? पोलन ट्यूब के लिए। तो आप लिखोगे माइक्रोपाइल इज एंट्री पॉइंट फॉर पोलन ट्यूब। एंट्री पॉइंट फॉर पोलन ट्यूब। एंट्री पॉइंट फॉर पोलन ट्यूब। तो आप क्या करोगे बच्चा? यहाँ पर इसको पॉज करोगे और नोट कर लोगे। फिर मैं बचा कुचा जो है आपका कैलेजा के बारे में, न्यूसेलस के बारे में और आपके एम्ब्रियोसेक के बारे में भी लिखाऊंगा आप। ठीक है, आप इसको पॉज करें और नोट करें। हो गया? अब जरा आगे देखो, बहुत इजी इजी पॉइंट्स हैं, जो जो मैंने बोला बस मैं उसको लिख रहा हूँ अब भैया। चलेजा, सबसे पहले अब हम लिखते हैं बच्चा चलेजा के बारे में। तो देखो, क्या मैं ये लिख सकता हूँ चलेजा की पोजीशन सबसे पहले बता दूं? बिल्कुल। तो आप लिखोगे लोकेटेड एट नहीं, आप लिखो लोकेटेड अपोजिट टू। लोकेटेड अपोजिट टू। लोकेटेड अपोजिट टू माइक्रोपाइल। ये जस्ट माइक्रोपाइल के अपोजिट है। और अगर मैं माइक्रोपाइल को टिप ऑफ ओब्यूल कह रहा हूं तो क्या फिर जो है खुद ब खुद चैलेजा जो है बच्चा वो आपका क्या बेसल पार्ट हो गया? तो आप यहां पर लिखोगे चैलेजा रिप्रेजेंट बेसल पार्ट। चैलेजा रिप्रेजेंट बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल। और मैं इनको एक बार अंडरलाइन करना चाहूंगा, दोनों की दोनों लाइनों को। ये वाली जो लाइन है बच्चा, मैं इसको अंडरलाइन करूंगा। मैं इसको अंडरलाइन करूंगा, ठीक है। और मैं उस वाली लाइन को भी अंडरलाइन करूंगा कि भैया टिप कौन सी है और आपका बेसल पार्ट कौन सा है ओव्यूल का। ये बात आपको अब याद रहनी चाहिए।
ठीक है, अब मैं बात कर सकता हूँ बच्चा न्यूसेलस के बारे में। तो मैंने न्यूसेलस के बारे में आपको क्या बताया, मैंने न्यूसेलस के बारे में आपको बताया डिप्लॉयड है। इसके अलावा क्या बताया भैया, ये एक्चुअली में मास ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल्स है। इट इज अ मास ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल। ये क्या है, मास ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल्स, मास ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल्स, मास ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल्स। ठीक, ये रिच हैं, किस में रिच हैं, ये रिच इन रिजर्व फूड मटेरियल। इनके पास रिजर्व फूड मटेरियल भर भर के है भैया, रिच इन रिजर्व फूड मटेरियल, रिच इन रिजर्व फूड मटेरियल। और आप यहां पर लिखोगे न्यूसेलस जो है बच्चा क्या है, एनक्लोज्ड बाय इंटेग्यूमेंट्स, एनक्लोज्ड बाय इंटेग्यूमेंट। और इंटेग्यूमेंट्स ने क्या कर रखा है, इसको एनक्लोज कर रखा है, एनक्लोज बाय इंटेग्यूमेंट्स। आप पॉज करोगे और बच्चा इसको नोट कर लोगे, राइट, पॉज करो और नोट करो, फिर इसके बाद बस एम्ब्रियो सेक के बारे में और आपको लिखना है, हो गया। आगे देखो, अब एम्ब्रियो सेक नेक्स्ट हेडिंग आप डाल लो, एम्ब्रियो सेक। अब जैसे हम अब हम जैसे व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाते हैं मार्कर के साथ, या फिर आपका जो है क्या होता है, आपका डिजिटल बोर्ड होता है, तो वहां पर क्या होता है, इसी डायग्राम में, यानी कि ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ना, अब इसी में ही जो हम क्या करते हैं, सारे पॉइंट बता देते हैं। बट अब मेरे पास इसमें तो स्पेस है नहीं, तो मैं यहाँ पर बता नहीं सकता, अदरवाइज एक ही डायग्राम में सारे पॉइंट आ जाते हैं, बट आप अलग से लिख लो इसे, ठीक है। एम्ब्रियो सैक को हम क्या कहते हैं भैया, ये रिप्रेजेंट करता है किसको, फीमेल गैमेटोफाइट को। सबसे पहले तो ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए, फीमेल गैमेटोफाइट को, जैसे पोलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एम्ब्रियो सैक ही आपका कौन है, फीमेल गैमेटोफाइट है। अब आप लिखोगे कहां पर लोकेटेड है, तो आप कहोगे लोकेटेड विद इन, एक मिनट आप ऐसा करो, यहां पर आप ये वाली सेल्स आप यहां पर भी बनाओ, ठीक है, पैरेन्काइमेटस सेल्स, राइट, हाँ। और ये है आपका न्यूसेलस, राइट। और ये जो एंड है ये है आपका माइक्रोपाइल, एक मिनट, अब सही है डायग्राम, ठीक है। देखो अब मैं लिख देता हूं, तो आप लिखोगे लोकेटेड विद इन द न्यूसेलस, लोकेटेड विद इन द न्यूसेलस, विद इन द न्यूसेलस, लोकेटेड विद इन द न्यूसेलस। तो ये कहां पर प्रेजेंट है, न्यूसेलस में ही प्रेजेंट है आपका एम्ब्रियो सैक। ये डेवलप किससे होता है, ये डेवलप होता है बच्चा आपके मेगास्पोर से, प्रोसेस होती है मेगास्पोरोजेनेसिस। नेक्स्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस करा जाएगा। तो आप लिखोगे यहाँ पर डेवलप फ्रॉम, आप लिखोगे बच्चा डेवलप फ्रॉम अ मेगास्पोर, डेवलप फ्रॉम अ मेगास्पोर, डेवलप फ्रॉम अ मेगास्पोर, राइट। और आप क्या लिखोगे, यूजुअली जो आपका एक एम्ब्रियो होता है ना बच्चा, उसके अंदर आपको एक ओव्यूल देखने को मिलता है यूजुअली। तो आप लिखोगे यूजुअली वन एम्ब्रियो, यूजुअली, अरे यार देखो, आप लिखोगे यूजुअली वन एम्ब्रियो सैक पर ओव्यूल, ठीक है। पर ओव्यूल आपको एक एम्ब्रियो सैक यूजुअली देखने को मिलता है, यूजुअली वन एम्ब्रियो सैक, यूजुअली वन एम्ब्रियो सैक पर ओव्यूल, पर ओव्यूल। बताओ क्या यहां तक किसी को कोई समस्या है। यूजुअली आपको एक एम्ब्रियो सैक देखने को मिलता है पर ओव्यूल। आप पॉज करोगे और बच्चा नोट कर लोगे, इसके बाद एनसीईआरटी का डायग्राम मैं आपको दिखा देता हूं, हो गया। अब देख एनसीईआरटी के डायग्राम पे आ जा, ये आ गया तेरा बच्चा एनसीईआरटी का डायग्राम। देख ये तेरे को यहाँ पर क्या दिख रहा है, एम्ब्रियो सैक दिख रहा है, इसको सराउंड कर रखा है न्यूसेलस ने। ये इनर इंटेग्यूमेंट हो गया बच्चा, ये तेरा आउटर इंटेग्यूमेंट हो गया, जहां पर आपकी इंटेग्यूमेंट एब्सेंट है माइक्रोपाइलर पोल हो गया, इसके अपोजिट वाला चैलेजल पोल हो गया। और ये जो है आपको क्या दिख रहा है, माइक्रोपाइल भी इन्होंने बता दिया है, ठीक है। ये आपको दिख रहा है बच्चा फ्यूनिकल
जिस पॉइंट पर ये अटैच है वो है हाइलम, और इस तरीके से जो है बच्चा यहाँ पर कहीं प्रेजेंट होता है, इस तरीके से प्लेसेंटा, जो कि इन्होंने नहीं दिखाया बट हमने दिखा दिया है, ठीक है। और देखो एनसीईआरटी बड़ी खिलाड़ी है, यहाँ पर बताती है इट इज अ डायग्रामेटिक व्यू ऑफ अ टिपिकल टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल। देख रहे हो यहाँ पर एनसीईआरटी ने क्लियरली बताया है ये क्या है बच्चा, ये आपका एक एनाट्रोपस ओव्यूल है, ये आपका क्या है, एक एनाट्रोपस ओव्यूल है, ठीक है। तो ये वाली बात भी अब आपके भेजे में सेट रहेगी, राइट। एनाट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर है भैया ये। अब एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा एक बार, चलो आओ एनसीईआरटी पढ़ते हैं। देखो द मेगास्पोरेंजियम जो कि है आपका ओव्यूल, लेट अस फैमिलराइज आवरसेल्फ विद द, एक मिनट, अच्छा ये स्ट्रक्चर है, अच्छा इससे पहले भी एनसीईआरटी है, हो होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन, हाँ मैं सोच ही रहा था डायरेक्ट ये कैसे आ गई, वो वाला पैरा कहाँ गया। तो देखो सबसे पहले हम पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम यानी कि ओव्यूल और एम्ब्रियोसेक के बारे में बात करते हैं, ठीक है, इस पूरे पैराग्राफ में। अब देखो सबसे पहले आता है द गाइनोशियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। तो बच्चा जो आपका गाइनोशियम होता है वो रिप्रेजेंट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर को, ठीक है। द गाइनोशियम मे कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल पिस्टिल। अगर गाइनोशियम के पास एक सिंगल पिस्टिल है तो बच्चा ऐसे गाइनोशियम को आप कह रहे हो मोनोकार्पलरी, और मे हैव मोर देन वन पिस्टिल, और अगर एक से ज्यादा पिस्टिल है तो आप कह रहे हो मल्टीकार्पलरी, राइट। आगे देखो व्हेन देयर आर मोर देन वन, जब एक से ज्यादा होंगे तो द पिस्टल्स में बी फ्यूज टूगेदर, तो पिस्टल्स बच्चा एक दूसरे के साथ फ्यूज हो सकते हैं, ऐसी कंडीशन को कहते हो सिनकार्पस। और डायग्राम में ही बता रखा है, फिगर 1.7 बी में आपको देखने को मिलता है, ठीक है, यानी कि आपको एक किस्म देखने को मिल रहा है। देखो आगे, और मे बी फ्री एपोकार्पस, ये पेपेवर में देखने को मिलता है ना सिनकार्पस कंडीशन, और अगर अगर फ्री है वो पिस्टल्स तो आपको एपोकार्पस जो कि मिचेलिया में देखने को मिलता है, राइट। अब आगे देखो ईच पिस्टल हैज थ्री पार्ट्स, ईच पिस्टल के पास बच्चे थ्री पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है, ओवेरी होता है। द स्टिग्मा सर्व एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन्स, तो जो स्टिग्मा होता है बच्चा वो लैंडिंग प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है, किसके लिए, पोलन ग्रेन के लिए। आगे देखो द स्टाइल इज द इलोंगेटेड, स्टाइल कैसा है, इलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट है जो कि बीनीथ द स्टिग्मा है, यानी कि स्टिग्मा के नीचे प्रेजेंट है। द बेसल बल्ज्ड पार्ट ऑफ पिस्टल इज ओवेरी, और जो बच्चा आपका पिस्टल का बेसल पार्ट है और जो बिल्कुल फूला हुआ पार्ट है, स्वेलन कह लो, बल्ज्ड कह लो, वो है आपका बच्चा ओवेरी, इनसाइड द ओवेरी। और ओवेरी के अंदर आपको देखने को मिलता है ओवेरियन कैविटी जिसको आप कहते हो लोक्यूल। और फिर एनसीईआरटी बताती है द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी, और प्लेसेंटा आपको देखने को मिलता है किसमें, ओवेरियन कैविटी में। आगे देखो एनसीईआरटी कहती है recall the definition and types of placentation that you studied in class 11th। तो क्लास 11th में जो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स है वहां पर आप बच्चा जो है प्लेसेंटेशन की डेफिनेशन पढ़ते हो, प्लेसेंटेशन के टाइप पढ़ते हो, याद करो एक्साइल, बेसल, मार्जिनल, ठीक है, जो कि आप पढ़ते हो क्लास 11th में। अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा आर द मेगास्पोरेंजिया कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल्स। तो भैया आपके जो है प्लेसेंटा से कौन निकल रहे हैं, मेगास्पोरेंजिया, जिनको आप कॉमनली कहते हो क्या बच्चा, ओव्यूल्स। द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवेरी मे बी वन, तो भैया जो नंबर ऑफ ओव्यूल्स होते हैं किसी ओवेरी में वो या तो एक हो सकता है, जैसे कि आपको देखने को मिलता है वीट में, पैडी में, मैंगो में, और कई सारे भी हो सकते हैं जैसे कि देखने को मिलता है पपाया, वाटरमेलन और ऑर्किड्स में। बताओ क्या आपको समझ में आ गई ये लाइन बेहतरीन तरीके से, डायग्राम मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिए। अब आ जाते हैं हम सीधे द मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल पर। लेट अस फैमिलियराइज ourselves with the structure of a typical angiosperm ovule। चलो आओ अब हम जानते हैं क्या टिपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल का स्ट्रक्चर, यानी कि एनाट्रोपस वाले की ये बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखो द ओव्यूल इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर, ओव्यूल क्या है, स्मॉल स्ट्रक्चर जो कि अटैच है किससे बच्चा, प्लेसेंटा से, और किसकी मदद से अटैच है, एक स्टॉक की मदद से जिसको आप कहते हो बच्चा फ्यूनिकल। द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूजेस विद फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल्ड हाइलम। तो बच्चा जो रीजन होता है जहां पर आपकी बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूज करती है फ्यूनिकल के साथ उसको आप कहते हो हाइलम। थर्ड
हाइलम रिप्रेजेंट, इसलिए आप कहते हो हाइलम रिप्रेजेंट करता है जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। तो हाइलम रिप्रेजेंट करता है जंक्शन किसके बीच का, ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच का। ईच ओव्यूल हैज वन और टू प्रोटेक्टिव एनवेलप्स कॉल्ड इंटेग्यूमेंट। तो बच्चा जो आपका ईच ओव्यूल होता है, हर ओव्यूल के पास या तो आपको एक या फिर दो प्रोटेक्टिव एनवेलप देखने को मिलते हैं जिसको कहते हैं इंटेग्यूमेंट। आपने डायग्राम में देखा, यहाँ डायग्राम में दो देखने को मिले, कंपलसरी नहीं है सब में दो देखने को मिलेंगे, एक भी मिल सकता है, नहीं तो दो तो आपको देखने को मिल ही रहे हैं, ठीक है। एक या दो प्रोटेक्टिव एनवेलप देखने को मिलते हैं जिसको कहते हैं इंटेग्यूमेंट। आगे देखो, इंटेग्यूमेंट्स एनसर्कल द न्यूसेलस। तो इंटेग्यूमेंट क्या कर रहे हैं बच्चा, सराउंड कर रहे हैं, एनसर्कल कर रहे हैं किसको, न्यूसेलस को। एक्सेप्ट एट द टिप वेयर स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड द माइक्रोपाइल इज ऑर्गेनाइज्ड, सिवाय एक जगह को छोड़कर। तो इंटेग्यूमेंट कहां पर एब्सेंट है, एक स्मॉल ओपनिंग पर, जो कि है आपकी क्या बच्चा, टिप ऑफ ओव्यूल जिसको आप कहते हो, और इस एंड को कहते हो माइक्रोपाइलर एंड या फिर माइक्रोपाइल कहते हो, ठीक है। अपोजिट टू द माइक्रोपाइलर एंड, और माइक्रोपाइलर एंड के अपोजिट कौन प्रेजेंट है, इज द चैलेजा। चैलेजा प्रेजेंट है जो कि रिप्रेजेंट करता है क्या, बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल को, जो कि रिप्रेजेंट करता है बच्चा बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल को। बताओ क्या एक एक लाइन मैंने अपने नोट्स में लिखी है, बिल्कुल बच्चा। अगर नोट्स भी पढ़ लोगे ना यार और एनसीईआरटी डायग्राम देख लोगे, किसी चीज की और जरूरत नहीं है तुम्हें यार। एनक्लोज्ड विद इन द, ऑल्दो एनसीईआरटी के डायग्राम भी मैंने आपको इंक्लूड कर रखे हैं अपने नोट्स में, अगर यार इन्हीं नोट्स को तुम पढ़ लोगे ना, प्रिंट आउट निकलवा लोगे भाई, कहीं और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आगे देखो, एनक्लोज्ड विद इन द इंटेग्यूमेंट इज अ मास ऑफ सेल्स कॉल्ड द न्यूसेलस। बच्चा पेरेन्काइमेटस सेल्स होती है, ठीक है, एनक्लोज्ड विद इन द न्यू इंटेग्यूमेंट। तो इंटेग्यूमेंट्स के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, मास ऑफ सेल्स देखने को मिलता है जिसको आप कह रहे हो बच्चा न्यूसेलस। सेल्स ऑफ न्यूसेलस हैव एबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल। और भैया ये जो सेल्स हैं न्यूसेलस की, इनके पास बच्चा मतलब ढेर सारा जो है क्या है, रिजर्व फूड मटेरियल है। आगे देखो, लोकेटेड इन द न्यूसेलस इज द एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट। तो भैया आपका जो फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक है वो कहां पर प्रेजेंट होता है, न्यूसेलस के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। एन ओव्यूल जनरली हैज अ सिंगल एम्ब्रियो सैक फॉर्म्ड फ्रॉम अ मेगास्पोर। एक ओव्यूल के पास जनरली एक जो है बच्चा क्या होता है, सिंगल एम्ब्रियो सैक होता है, जो कि आपका बना है किससे, मेगास्पोर से। अब बनता कैसे है, ये एक सवाल आपके मन में आ गया होगा, जो कि हम जानेंगे अगले लेक्चर में, और उस लेक्चर का नाम होगा बच्चा जिसमें हम प्रोसेस पढ़ेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। तो चलो बच्चों, थैंक यू सो मच, आपने आज का लेक्चर यहाँ तक अटेंड करा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में, तब तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। चलो ठीक है, ख्याल रखो अपना।